स्टार्ट करिए। ओके, तो चालू करते हैं। तो हम लोग इसको ऐसे चालू करेंगे, बिगनिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला, अगर आपको पता है कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बारे में, अगर पता है तो कमेंट में चैट बॉक्स में यस लिख दो या फिर नो लिख दो अगर आपको नहीं पता है तो। कुछ होंगे जिनको पहले से पता होगा कुछ थोड़ा बहुत HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बारे में, या कुछ ऐसे होंगे जो अभी न्यू है, एकदम न्यू है। ठीक है, तो जरा बताओ मुझे, तो मुझे भी थोड़ा आइडिया लगेगा कि मुझे किस तरीके से या किस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ना। ओके, ओनली वन रिप्लाई, बाकी स्टूडेंट किधर चले गए? ठीक है, अगर आप मीट ज्वाइन किए हो तो आपको इंटरेक्टिव रहना है, तभी ये जो सेशन है अच्छा रहेगा। ठीक है, तभी मजा आएगा आपको करने में। वरना फिर ये बोरिंग सेशन होगा, जैसे कि आपके कॉलेज का सेशन होता है या फिर कहीं और ज्वाइन करके जो सेशन अटेंड करते हैं। ठीक है, अगर आपको वैसा सेशन नहीं बनाना है तो बी इंटरेक्टिव। ठीक है, क्योंकि अगर आप रिप्लाई नहीं दोगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो प्लीज़ बी रिप्लाई। ओके, HTML CSS आता है, बेसिक JS आता है, डायनेमिक डिज़ाइन नहीं आता। ओके, दो ही लोग हैं मीट में टोटल, काफ़ी लोग हैं। ठीक है, तो मान के चलते कि सबको थोड़ा बहुत तो पहले से सुना भी होगा, HTML CSS के बारे में सुना है कि क्या करता है। अगर नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, मैं आज बताने ही वाला हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक साइट दिखा दूँ, चलो यही साइट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि ये भी एक साइट है। ठीक है, पहले तो मैं आपको ये क्लियर करता हूँ, दो चीज़ें होती है, एक होता है वेबसाइट, एक होता है वेब एप्लीकेशन। ठीक है, एक होता है वेबसाइट, एक होता है वेब एप्लीकेशन। तो मुझे ये कोई बता सकता है, ये जो लिंक्डइन है, ये वेबसाइट में आता है कि वेब एप्लीकेशन में आएगा? ठीक है, क्या इसको किसी के बारे में डिफरेंस पता है, वेबसाइट क्या होता है, वेब एप्लीकेशन क्या होता है? वेब ऐप, ओके, वेब एप्लीकेशन, डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस वेबसाइट और, आप जैसे कि बोल रहे हो लिंक्डइन एक वेब एप्लीकेशन है, ठीक है, वेब ऐप है, बट क्यों, क्या है इसमें, ऐसा क्या खास है? पता है तो बताओ, नहीं पता है तो नो लिख दो, तो हम आगे डिस्कस करते हैं इसके बारे में। नो, ठीक है, तो मैं बताता हूँ कि वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो वेबसाइट होता क्या है, जैसे कि जो भी आप HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाते हो, ठीक है, और वो स्टैटिक चीज होती है उसमें, मतलब आपने बना दिया और आपको दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, उसमें आप कोई डायनेमिक चीजें रेंडर नहीं करा सकते, कोई डायनेमिक चीज दिखा नहीं सकते, डेटाबेस से कनेक्टिविटी नहीं कर सकते, डेटाबेस से कोई डेटा नहीं लगा सकते, सर्वर से कोई डेटा फेच नहीं कर सकते। ठीक है, मीन्स क्या, आपने बना दिया वो आपको दिख रहा है, इट जस्ट स्टैटिक वेबसाइट। ठीक है, स्टैटिक होता है वो एकदम। ठीक है, उसमें कुछ भी डायनेमिक नहीं होता, जैसे कि आपने फॉर्म बनाया, फॉर्म पे डेटा फिल किया और वो डेटा कहीं जाके सेव होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं हो सकती वेबसाइट के। पर वेब एप्लीकेशन क्या होता है, जिसमें फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सब आ जाए। जब फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस सब इंक्लूडेड है तो उसको हम वेब एप्लीकेशन कहते हैं। ठीक है, अभी फ्रंट एंड में आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है, जैसे कि रिएक्ट यूज कर लो, एंगुलर यूज कर लो, लारावेल यूज कर लो। ठीक है, तो कुछ भी यूज कर सकते हो, बैक एंड में भी कोई टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता। बट अगर फ्रंट एंड बैक एंड डेटाबेस है तो हम उसको वेब एप्लीकेशन कहेंगे। ठीक है, और जब ओनली सिर्फ HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से बना हुआ है, या फिर सिर्फ ओनली रिएक्ट की मदद से बना है, ओनली फ्रंट एंड है, बस आपको दिख रहा है, तो बस वो क्या हो गया, स्टैटिक वेबसाइट हो गया, उसको हम वेबसाइट बोलेंगे, वेब एप्लीकेशन नहीं बोलेंगे। वेब एप्लीकेशन ऐसा हो गया जो किसी सर्वर से डील कर रहा हो, किसी API से डील कर रहा हो, किसी डेटाबेस से डील कर रहा हो, तो अब उसको वेब एप्लीकेशन कहोगे। जैसे कि लिंक्डइन हो गया, या आपने Amazon देखा होगा या फ्लिपकार्ट साइट देखी होगी। ठीक है, तो वो सब वेब एप्लीकेशन है, वेब एप्लीकेशन बोलोगे। या मैं अपना अपना पोर्टफोलियो दिखा दूँ आपको। ठीक है, तो ये मैंने कुछ 3 इयर्स अगो पहले बनाया था, तो आपको ये पोर्टफोलियो दिख रहा होगा मेरा, तो इसको क्या बोलोगे?
ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक वेबसाइट हो गई, ठीक है, जिसमें कोई भी डेटाबेस कनेक्टिविटी नहीं है, कोई सर्वर को कॉल नहीं कर रहा है, कोई एपीआई को कॉल नहीं कर रहा है, बस जो चीज़ें मैंने बना दी वो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वेबसाइट हो गया। ठीक है, तो अभी मुझे बताओ कि डिफरेंस क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अगर डिफरेंस क्लियर नहीं हुआ तो मैं फिर से अगेन बताता हूँ। वेबसाइट मतलब जस्ट सिंपल थिंग, जो जो कि आपको बस दिखता है, स्टैटिक कंटेंट। एंड वेब एप्लीकेशन मतलब जहाँ पर बैकएंड आ गया, डेटाबेस आ गया, सर्वर से कनेक्टिविटी हो रही है, डेटाबेस से कनेक्टिविटी हो रही है, एपीआई को कॉलिंग हो रही है। ठीक है, तो अगर डिफरेंस समझ में आया तो यस लिख दो, अगर नहीं समझ में आया तो नो लिखो, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि ये समझना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, जो वेब एप्लीकेशन नहीं, ऐप नहीं भाई, तुमने क्या लिखा, वेब एप्लीकेशन और ऐप अलग होते क्या, मैं वेब एप्लीकेशन और वेब, ये एक ही हो गया, वेब एप्लीकेशन बोलो या वेब ऐप बोलो वो एक ही बात हो गई। ठीक है, मैं वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन की बात कर रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन। क्योंकि आपको क्लियर होना चाहिए, आपने ये जो कोर्स ज्वाइन किया है, ये जो हम लोग ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं, तो उसमें हम क्या बनाने हैं, हम वेबसाइट बनाएंगे या फिर वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो पहले बता देता हूँ। वेबसाइट मतलब ओनली स्टैटिक कंटेंट, जो कि हम लोग HTML CSS जावास्क्रिप्ट की मदद से बनाएंगे। ठीक है, बाद में जब हम लोग डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, सर्वर साइड को, सर्वर बैकएंड की कोडिंग करेंगे, सर्वर एपीआई को कॉल करेंगे, तो वो हो गया हमारा वेब एप्लीकेशन। ठीक है, तो हम जो ये ट्रेनिंग सेशन ले रहे हैं इसमें हम वेब एप्लीकेशन बनाने वाले हैं, पहले तो ये क्लियर करें। ठीक है, ये जो ट्रेनिंग सेशन चल रहा है इसमें हम वेब एप्लीकेशन बनाएंगे। तो एट द एंड इस कोर्स का यही है कि आपको एट द एंड इसमें वेब एप्लीकेशन बनाना आ जाए। ठीक है, हम कुछ प्रोजेक्ट्स भी करेंगे, तो बने रहिए आगे साथ। तो आगे चलते हैं। अगर ये कंफर्म हो गया कि वेबसाइट वेब एप्लीकेशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है, चलो फिर अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, तो समझो आपने सम तो हम लोग चालू करते हैं HTML से। ठीक है, HTML CSS जावास्क्रिप्ट, तो आज हम लोग HTML CSS पे ज़्यादा फोकस करेंगे थोड़ा। ठीक है, और कल हम लोग फिर जावास्क्रिप्ट पे फोकस करेंगे। तो HTML में क्या है, अभी HTML से कैसा होता है, देखो ये भी आपको एक वेबसाइट दिख रहा है। ठीक है, इस वेबसाइट में आपको कुछ कंटेंट वगैरह दिख रहे हैं, जैसे कि हाय आई एम सूरज सानी, ये कुछ कंटेंट है। या फिर आप लिंक्डइन का ले लो, जैसे कि ये कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, या फिर कोई लिंक बना हुआ है या कोई बटन है। ठीक है, कोई भी टेक्स्ट होने दो, इमेज होने दो, लिंक होने दो, बटन होने दो। ठीक है, ये आपको जो दिख रहा है। ठीक है, तो ये किसकी मदद से बनाएंगे, हम HTML की मदद से बनाएंगे। ठीक है, इसमें HTML लगेगा। HTML किस लिए होता है, वेब पेज जो होता है उसका स्ट्रक्चर रेडी करने के लिए होता है। तो इसमें ये वेब पेज है, समझो इस वेब पेज में हमको जो भी कुछ दिख रहा है, जैसे कि हमको टेक्स्ट दिख रहा है, इमेज दिख रहा है, ऑडियो, कोई लिंक है, कुछ बटन है हमारे पास। ठीक है, इमेजेस है कुछ, तो ये हमने स्ट्रक्चर रेडी किया है। ठीक है, कुछ कंटेंट हम डिस्प्ले करवा रहे हैं अपने वेब पेज पर, तो ये HTML की मदद से कर सकते हैं। अभी जैसे कि इसमें देखो, अभी आपको जो इमेज है वो सर्कल में दिख रहा है। ठीक है, या तो इसका इतना स्पेस है। ठीक है, या फिर ये जो कलर है, या फिर ये जो बटन इसका शेप ऐसा क्यों है। ठीक है, और इसके बीच में इतना स्पेस कैसा है, मीन्स स्टाइलिंग या फिर डिजाइनिंग। ठीक है, अब जो स्टाइलिंग होता है, जो डिजाइन होगा, वो हम लोग CSS की मदद से करेंगे, CSS। ये दोनों क्लियर हुआ। HTML में क्या करते हैं, हम लोग ओनली कंटेंट डिस्प्ले कराते हैं। जो भी कंटेंट है हमारा, टेक्स्ट होने दो, इमेज होने दो, ऑडियो वीडियो, या फिर लिंक होने दो, बटन होने दो, कुछ भी जो भी कंटेंट है वो HTML में आ गया, HTML की मदद से बनाएंगे। बट जो स्टाइलिंग, जो डिजाइनिंग का पार्ट है, वो हम CSS की मदद से करेंगे। लुक, इसका बोल सकते हो लुक कैसा दिख रहा है, जैसे कि इसके बीच में इतना स्पेस होना चाहिए, इसका हाइट इतना होना चाहिए था, इसका विड्थ इतना होना चाहिए था, इसका शेप ऐसा होना चाहिए था, तो वो सब हम लोग CSS की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जावास्क्रिप्ट कहाँ से आ गया, जावास्क्रिप्ट का क्या रोल है। तो जावास्क्रिप्ट मतलब जैसे कि मैं किसी बटन पे क्लिक करता हूँ, जैसे कि मैंने इस बटन पे क्लिक कर दिया, ये पॉपअप हुआ, इसमें मैं कुछ डेटा फिल करूंगा और सेव करूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा चीज, अब मेरा जो डेटा है वो अपडेट हो जाएगा। ठीक है, अभी जो अपडेट का पार्ट हो गया वो बेसिकली बैकएंड का पार्ट आ गया। बट ये समझो कि मैंने बटन को क्लिक किया, एक बॉक्स ओपन हुआ। ठीक है, उसमें मैं कुछ डेटा फिल कर सकता हूँ, तो कुछ एक्शन या फिर कुछ इवेंट परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट का यूज करते हैं। कोई भी एक्शन हो, जैसे कि
मैं बटन इस पर क्लिक करने पे ऐसा कुछ ओपन होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसको एग्जांपल ले सकते हैं, ये ओपन किया तो एक बॉक्स ओपन हो गया, ठीक है, जिसमें भी कुछ डेटा फिल कर सकता हूँ, अपना डेटा अपडेट कर सकता हूँ। तो कोई एक्शन या कोई इवेंट परफॉर्म करने के लिए हम जावास्क्रिप्ट यूज करते हैं। तो हमारे पास तीन कैटेगरी हो गई, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTML फॉर स्ट्रक्चर, टू क्रिएट द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। CSS for styling and designing the web page, and the third one is JavaScript to add event or to add action in the web page, ठीक है। तो हम लोग अपने वेब पेज को आज क्या बोलते हैं, कंटेंट बनाएंगे, स्ट्रक्चर बनाएंगे, उसके बाद उसमें डिजाइनिंग करेंगे, CSS डालेंगे, ठीक है। आज हम लोग इतना करेंगे, ठीक है। तो अभी तक का अगर आपको समझ में आया तो आप कमेंट में लिख दो यस, या फिर चैट बॉक्स में लिख दो यस, या फिर अंडरस्टैंड, क्लियर, या फिर नहीं समझ में आया तो नो लिख दो। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार बता देता हूँ कि HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के बीच में क्या डिफरेंस है। गॉट इट, ओके। और जो दूसरे स्टूडेंट है प्लीज बी इंटरेक्टिव, ठीक है, चलेगा, ठीक है। ऐसे आंसर देते जाओ तो मुझे समझ में आएगा कि आपको समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, ठीक है। अगर आपको समझता रहेगा तो हम लोग आगे बहुत मजा आएगा, ठीक है। अभी तो जस्ट स्टार्ट किए, जस्ट इंट्रो दिए, अभी तो बाकी है, पिक्चर बोलते हैं ना, पिक्चर बाकी है, अभी तो ट्रेलर हुआ है। तो सबसे पहला क्या होना चाहिए कि आपके सिस्टम में कुछ एक एडिटर इंस्टॉल होना चाहिए जिसपे हम कोड लिखेंगे। तो बेसिकली हम नोटपैड पे भी कोड लिख सकते थे, बट नोटपैड बहुत पुराना हो गया, हम उसका बिल्कुल भी यूज नहीं करने वाले, ठीक है। तो अगर आपके सिस्टम में विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल नहीं है तो आप प्लीज डाउनलोड कर लो विजुअल स्टूडियो कोड के साथ। हाँ, एक और बात है, ठीक है, ये बहुत अच्छा रहेगा कि आपको अगर मेरे साथ ही जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे आप करते जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो बाद में भी ट्राई कर सकते हो, बट ज़्यादा अच्छा तो ये रहेगा कि अगर आप मेरे साथ कर रहे हो जैसे मैं बता रहा हूँ तो और भी अच्छा रहेगा। तो आप विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड कर लो अपने सिस्टम में, ठीक है, बहुत ही ईजी है। इस आई से ये लिंक काम नहीं कर रहा है, ये इस पे जाते हैं, ठीक है। हाँ, तो इधर आके विंडोज के लिए आप डाउनलोड कर लो, विंडोज 10 11 के लिए, ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड आप इसका यूज करेंगे, अपना HTML का कोड या पूरा कोर्स जितना भी है ना सब इस पे ही करने वाले विजुअल स्टूडियो कोड में। तो आपके सिस्टम में विजुअल स्टूडियो कोड मस्ट डाउनलोड होना चाहिए। आई होप ये बहुत ही पॉपुलर एडिटर है, ठीक है, तो सबके पास होगा ही होगा। अगर ये सबके पास है तो लिख दो यस कि यस मेरे पास है, वरना अगर नहीं है तो प्लीज इंस्टॉल कर लो क्योंकि हम इसी में अपना कोर्स आगे बढ़ाने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप सबके पास ये विजुअल स्टूडियो कोड होगा, सच में ये बहुत फेमस एडिटर है, ठीक है, बहुत ही फेमस है। तो आपके पास तो एटलीस्ट होना चाहिए और हम इसी पे काम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो आइए, तो मैंने क्या किया, एक फोल्डर बना लिया अभी तक, बस ओनली वन फोल्डर है, ठीक है। और मैंने इस फोल्डर को ओपन कर लिया, बाकी का काम हम इसके अंदर करेंगे, ठीक है। चालू करते हैं फिर। तो इसको कैटेगराइज करने के लिए मैं क्या करता हूँ ना, एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसको मैं आपको कोड बाद में शेयर कर पाऊँ आराम से, कोई डिफिकल्टी ना हो, तो मैं HTML करके एक फोल्डर बना लेता हूँ, ठीक है। अभी मैंने डार्क थीम रखा है कि डार्क थीम सबको कंफर्टेबल है, या फिर मैं इसको व्हाइट थीम कर दूं। आई थिंक डार्क थीम सबको कंफर्टेबल ही रहता है, बट एक बार फिर भी बता दो, अगर डार्क थीम कंफर्टेबल नहीं है तो मैं व्हाइट थीम में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कंफर्टेबल है तो लिख दो कंफर्टेबल, वरना फिर व्हाइट स्क्रीन में कर दो। व्हाइट क्लियर होगा सर, ठीक है, ठीक है। तो व्हाइट ही करते हैं, अगर व्हाइट चाहिए तो, ठीक है, व्हाइट, ठीक है, व्हाइट चलते हैं। हम्म, तो एक फाइल बना लेते हैं हम लोग, जिसकी इंट्रोडक्शन है, तो basic.html करके बना देता हूँ, basic.html, ठीक है। फाइल basic.html, ठीक है। तो मेरे साथ गिव मी 1 मिनट। हेलो, हाँ, ओके, डन, ओके, ओके, ठीक है, चलेगा, ओके।
ओके। अरे लाइक आज HTML का ना, तो उसमें वैसा कुछ है नहीं, तो ठीक है, चलेगा, चलो चलेगा, ठीक है चलेगा, ठीक है चलेगा बेटा। ओके, ठीक है। तो मैंने एक फाइल बना ली है बेसिक डॉट एच टी एम एल करके, जिसमें हम अपना आगे का कोडिंग करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग कैसे होती है, तो हम लोग एच टी एम एल टैग का यूज करते हैं। अभी एच टी एम एल में होता क्या है, ठीक है। तो एच टी एम एल में ना सिर्फ टैग्स होते हैं, टैग पढ़ने का, बहुत सारे टैग होंगे हमारे पास, टैग को पढ़ने का, उसमें क्या एट्रीब्यूट होता है, उसकी क्या पॉसिबल वैल्यूज होती है, वो हमको पढ़ना है। एच टी एम एल में कुछ भी नहीं होता, एच टी एम एल में बस तीन चीज़ है, कोई टैग होगा, उसका कोई एट्रीब्यूट होगा, उसका कोई पॉसिबल वैल्यू होगा, बस इतना सा पढ़ना होता है, बाकी एच टी एम एल फिर खत्म, ठीक है। तो एच टी एम एल बोले तो सबसे ईजी है एज कम्पेयर टू सी एस एस एंड जे एस, ठीक है। तो एच टी एम एल तो हम बहुत ही जल्दी खत्म कर देंगे, बहुत ही ईजी है, ठीक है। जैसे इसमें तीन चीजें पढ़नी होती है, टैग पढ़ना होता है, टैग से क्या एट्रीब्यूट है, उसका क्या पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, बस इतना सा पढ़ना है, बाकी और कुछ भी नहीं है। एच टी एम एल बोले तो सबसे सिंपल, सबसे सिंपल, ठीक है। तो चालू करते हैं, तो टैग चालू करते हैं। टैग अब किस में लिखते हैं, तो ये इस तरीके से, तो एंगुलर ब्रैकेट ऑन करने का, ठीक है, इसमें HTML टाइप करने का, HTML यूनिट करने का, ठीक है। मैं अभी बेसिक सिंटेक्स करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। पहला बेसिक सिंटेक्स से चालू करने से मैं क्या कर सकता था, ऐसा भी कर सकता था, जो मुझे पूरा कोड दे देगा। नो सजेशन जेंगो टेम्प, ओके जेंगो टेम्पलेट सिलेक्टेड है, मैं इसको HTML में कन्वर्ट कर देता हूँ, HTML में कन्वर्ट कर दिया मैंने, ठीक है। नाउ सजेशन आ जाएगा, ये मेरे को पूरा कोड दे देगा, ठीक है। बट मैं नहीं करना चाहता, मैं चाहता हूँ एक बार मैं आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिखा दूँ, फिर उसके बाद हम लोग वो करते रहेंगे बार बार, आगे तो वही करना है, ठीक है। एक बार बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक है। तो एंगुलर ब्रैकेट चालू करने का, HTML लिखने का, डॉक टाइप से भी लेना देना नहीं है अपने को, HTML चालू किया, ठीक है, मैंने HTML चालू किया, तो ये मेरा एक टैग हो गया, ठीक है। अभी जो भी कुछ हमको बनाना है इसी टैग के अंदर बनाना है, इसके बाद कुछ भी नहीं बनाना, ठीक है। तो ये हमारा पेरेंट टैग हो गया। इसके अंदर मैं क्या बना सकता हूँ, इसके अंदर मैं दो टैग बना सकता हूँ, एक हेड टैग रहेगा अपना, ठीक है, एक बॉडी सेक्शन रहेगा, बॉडी टैग, हेड टैग एंड बॉडी टैग, दो टैग रहेंगे हमारे पास, ठीक है। हेड टैग होगा, बॉडी टैग होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो अभी देखो क्या हो गया कि ये हमारा पेरेंट टैग हो गया, इसके दो चाइल्ड टैग है हमारे पास, वी हैव टू चाइल्ड टैग्स, हेड टैग एंड बॉडी टैग, ठीक है। अभी हेड टैग क्या हो सकता है, इसके भी कुछ चाइल्ड टैग हो सकते हैं, जैसे कि टाइटल हो गया अपना, ठीक है, टाइटल, ई, एक ही वन सिंगल ई, तो टाइटल। तो हेड टैग क्या हो गया, टाइटल टैग के लिए जो हेड टैग है वो पेरेंट टैग हो गया, और टाइटल टैग हेड टैग का चाइल्ड टैग हो गया। इसी तरीके से जो बॉडी है उसमें भी हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारे टैग बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि बॉडी टैग के लिए ये जो पैराग्राफ टैग है वो उसका चाइल्ड टैग हो गया, या फिर ये बोल सकते हो कि पैराग्राफ टैग के लिए पेरेंट टैग बॉडी है, ठीक है। तो HTML क्या हो गया, HTML पेरेंट टैग हो गया किसका, हेड का एंड बॉडी का। उसके अलावा टाइटल टैग के लिए जो पेरेंट टैग है वो हेड है, और पैराग्राफ टैग के लिए जो पेरेंट टैग है वो बॉडी है, ठीक है। तो हम उसे याद रखना, HTML के लिए सिर्फ दो ही अपने चाइल्ड टैग है, HTML के लिए दो ही चाइल्ड टैग, ओनली टू, हेड टैग एंड बॉडी टैग। बाकी जो भी कुछ हमको करना है हेड टैग के अंदर करना है या फिर बॉडी टैग के अंदर करना है, मोस्टली हमको जो भी पार्ट दिखाना है वो सब हम बॉडी टैग के अंदर ही काम करना है, ठीक है। तो हेड टैग में क्या करेंगे वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो पहले मुझे ये हम्म, तो प्रिया, माइक ऑन करो, और मुझे ये बताओ कि तुमको समझ में आया कि नहीं आया ये। ओके डन, ठीक है। तो ये समझ में आया, ठीक है, चलो, यस बोलिए। ओके, हेड टैग में बॉडी टैग में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो हेड टैग में क्या बता सकते हैं हम लोग, कुछ लाइक कुछ हेड टैग में ऐसा समझ लो कि हमको ब्राउजर को कुछ बताना है, ठीक है। जैसे कि हम लोग इसमें कौन सा CSS यूज कर रहे हैं, या कौन सी जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, या कौन सी CSS का लाइब्रेरी यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा समझ लो, अगर हमको कुछ बॉडी अपना ब्राउजर को कुछ बताना है अपने, ठीक है, जो हमारा ये जो पेज उसको रन करेगा, ठीक है। तो उसको कुछ बताने के लिए, उसको कुछ मैसेज देने के लिए हम क्या करते हैं, हेड टैग में कुछ लिखते हैं, ठीक है। बट हमको जो कंटेंट वगैरह डिस्प्ले करवाना है, जो भी कंटेंट हम डिस्प्ले कराएंगे वो सब बॉडी टैग के अंदर आएगा। तो हेड टैग को ऐसा समझ लो कि
टू गिव सम मैसेज टू द ब्राउजर, कि हम ब्राउजर कुछ मैसेज देने वाले कि हम लोग ये CSS यूज करेंगे, हम ये जावास्क्रिप्ट यूज करेंगे, हमारा पेज का ये टाइटल होगा या कुछ और, ठीक है। और हमको जो भी कंटेंट डिस्प्ले कराना वेब पेज में हम लोग वो बॉडी के अंदर लिखेंगे। इतना समझ में आया? अजय अजय माइक ऑन करो। अजय, ओके ट्रेंड, ओके नो प्रॉब्लम। कार्तिक, हाँ, तो आपको ये समझ में आया कि हेड टैग एंड बॉडी टैग में क्या डिफरेंस है? ओके, ओके ठीक है डन, समझ तो आ रहा है, सही है, ठीक है। तो इसी तरीके से इंटरेक्ट करते जाओ, अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो, कहीं भी फंसे या कुछ नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्टली पूछो, ठीक है, वरना हम आगे बढ़ जाएंगे पर आपको पुराना चीज़ें क्लियर नहीं होगा, ठीक है। तो कहीं भी डिफिकल्टी हो, कहीं फंस गए, कहीं नहीं समझ में आया, कोई कोड कोई लाइन नहीं समझ में आया तो आपको पूछ लेना है उसी समय, ठीक है। चलो आगे चलते, फिर इतना तो क्लियर है हमारा, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, हम लोग चालू करते हैं। अगर मैं इस पेज को रन करूँ, ठीक है, अभी रन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, कोई एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो, ठीक है, लाइव सर्वर करके। लाइव सर्वर करके आपको इधर एक्सटेंशन मिलेगा, उसको डाउनलोड करो इस अपने HTML को रन करने के लिए, ठीक है। मैंने डाउनलोड कर रखा है, ठीक है, आप भी डाउनलोड कर लो अपने विजुअल स्टूडियो कोड में। आई होप मोस्टली सबके पास डाउनलोड होता ही है लाइव सर्वर, ठीक है। इस पेज को रन करने के लिए तो आप राइट क्लिक कर सकते हो और पेज को रन कर सकते हो, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो देखो जैसे कि मैंने रन कर दिया, अभी क्या है, हमको कुछ भी नहीं दिख रहा। अभी आप एक URL देख सकते हो, ठीक है, देखो ये जो है 127 पॉइंट ये जो भी समथिंग लिखा है वो अपना क्या रहता है, लोकल होस्ट होता है। और ये 5500 क्या है, ये अपना पोर्ट नंबर है जिसपे अपना ये जो प्रोग्राम है वो रन हो। तीसरा फिर अपने फोल्डर का नाम आ गया HTML और basic.html, ठीक है। अब ये देखो ये पोर्ट नंबर आप इधर देख सकते हो 5500, ये भी थोड़ा समझना जरूरी है कि हमने इस प्रोग्राम को रन किया तो वो एक पोर्ट नंबर पे चलता है क्योंकि ये आगे जाके काम आने वाला है, ठीक है। तो मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे कि समझो थोड़ा आपको इसे एक थोड़ा आइडिया लगेगा, थोड़ा क्लियर होगा, ठीक है। तो जैसे कि समझो अभी जो इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट पे तो बहुत सारा सिस्टम, बहुत सारे कंप्यूटर चल रहे होंगे, ठीक है, जैसे कि मेरा खुद का एक कंप्यूटर चल रहा है। तो इंटरनेट पे किसी एक सिस्टम को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, IP एड्रेस यूज करते हैं, ठीक है, IP एड्रेस, ठीक है। तो इंटरनेट पे किसी कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए IP एड्रेस यूज किया जाता है, ठीक है। बट कंप्यूटर में भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर होंगे, ठीक है। अब उस सॉफ्टवेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कि अभी समझो मैं एक प्रोग्राम चला रहा हूँ, जैसे कि लाइव सर्वर में चला रहा हूँ, ठीक है, लाइव सर्वर में चला रहा हूँ, तो वो लाइव सर्वर कहीं ना कहीं चलता है, या ऐसा समझ सकते हो एक एक बिल्डिंग है, ये हमारा जो कंप्यूटर एक बिल्डिंग है, ठीक है। इस बिल्डिंग में बहुत सारे कमरे हैं, या तुम बोल सकते हो बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स, ठीक है, जो मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है। अब वो कहीं ना कहीं, अब जैसे कि बिल्डिंग में एक रूम होगा, वैसे हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है किसी एक पोर्ट नंबर पे रहता है, किसी एक पोर्ट नंबर पे रहता है, ठीक है। आप उसे समझ सकते हो वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का जो रूम नंबर है उसी को हम पोर्ट नंबर कह रहे हैं, ठीक है। वो उसी पोर्ट नंबर पे पाया जाएगा, जैसे कि मैंने अभी लाइव सर्वर को रन किया तो वो 5500 पोर्ट नंबर पे रन हो रहा है। मतलब क्या, मेरे सिस्टम में ये जो लाइव सर्वर इंस्टॉल है वो 5500 पर है, और मैंने जब इसको रन किया तो वो स्पोर्ट नंबर पर रन हो रहा है। उसको आप ऐसा समझ सकते हो एनालॉजी में कि वो उसका रूम नंबर है, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना क्योंकि पोर्ट नंबर जो है ना एक इंपॉर्टेंट है और हमको आगे भी लगने वाला है, ठीक है। बाद में हम अपना पोर्ट नंबर भी चेंज करेंगे सर्वर का वगैरह, ठीक है। और नेहा, हाँ, तो आपको ये पोर्ट नंबर का समझ में आया, मैंने क्या बताया पोर्ट नंबर, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, या इससे भी याद रख सकते हो कि जो अपना इंटरनेट है, इंटरनेट पे किसी कंप्यूटर को आइडेंटिफाई करने के लिए IP एड्रेस होता है, ठीक है। तो कंप्यूटर में बहुत सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होंगे, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए पोर्ट नंबर होता है। पोर्ट नंबर इज लाइक अ रूम नंबर, ठीक है। उसका रूम नंबर क्या है कि वो किधर पाया जाएगा, उसको मुझे कहाँ मिलेगा, ठीक है। चलो फिर आगे चलते हैं, पोर्ट नंबर हो गया। अगर मैं इसको रन किया तो देखो मुझे क्या देखने को मिल रहा है, ब्लैंक पेज है, कुछ भी नहीं, ठीक है, ब्लैंक पेज है, कुछ भी नहीं है। तो अभी कुछ डिस्प्ले करवाना है,
अगर मैं डायरेक्टली भी लिखूँ, देखो अगर मैं डायरेक्टली भी लिखूँ, क्या लिखूँ, लिख देता हूँ वेब एप्लीकेशन, ठीक है, वेब एप्लीकेशन डायरेक्टली मैंने राइट किया और मैं इसको देखता हूँ फिर आउटपुट स्क्रीन पे, तो मुझे वेब एप्लीकेशन लिखा हुआ मिल रहा है, आपको दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा छोटा है, मैं जूम कर सकता हूँ, ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन मुझे दिख के मिल रहा है। मतलब क्या, मैं किसी टैग का यूज ना करूँ फिर भी लिखूँ तो भी मुझे दिख जाएगा। बल्कि आपको यह समझना है कि आप HTML में कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, कुछ भी, और वो आपको दिखने वाला है पेज पे, तो जैसे कि दिख रहा है, ठीक है। पर हम क्या कर सकते हैं ना, इसको थोड़ा और अच्छे से दिखा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टैग्स। तो हमारे पास कुछ टैग अवेलेबल रहते हैं, HTML में बहुत सारे टैग्स हैं जिसका हम यूज करके अपना जो टेक्स्ट है उसको थोड़ा अच्छे तरीके से दिखा सकते हैं। लाइक उसको डार्क दिखाना है, बोल्ड दिखाना है, स्मॉल साइज में दिखाना है, बिग साइज में दिखाना है, ठीक है, उसके नीचे अंडरलाइन होना चाहिए, इटैलिक फॉर्म में होना चाहिए, तो कुछ लाइक हम लोग फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो आज हम ये पहले देखेंगे कि हम लोग किस किस तरीके से टेक्स्ट को डिस्प्ले कराएंगे अपने HTML में, ठीक है। तो पहला मैं चालू करता हूँ अपने हेडिंग टैग से। हमारे पास कुछ हेडिंग टैग होते हैं, ठीक है, हेडिंग टैग हो रहा है, इसमें मैं क्या लिखता हूँ, वेब एप्लीकेशन लिखता हूँ, वेब एप्लीकेशन, ठीक है। अभी इसका आउटपुट देखना, देख रहे हो, तो ये थोड़ा सा आपको बड़ा दिख रहा है, बिग साइज है इसकी, और बोल्ड में दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हेडिंग टैग होता है जिससे हम लोग कुछ हेडिंग वगैरह शो कर सकते हैं अपने HTML पेज में, ठीक है। तो ये हमारा H1 हेडिंग टैग था। H1 हमारे पास टोटल 6 हेडिंग टैग्स है, मैं अभी सबका यूज करके दिखाता हूँ। H1, then H2, then H3, then H4, then H5, then H6, ठीक है। सबको नाम चेंज करते, देन एक साथ इसका आउटपुट देखेंगे कि व्हाट विल बी द डिफरेंस बिटवीन दिस हेडिंग टैग्स। 4, देन 5, देन इधर 6 कर देते हैं, देन इधर 5, इधर 2, इधर 3, 4, 5, देन इधर 6, ओके डन। लेट्स सी द आउटपुट। आउटपुट क्या है इसका, देखो आउटपुट देख सकते हो, जैसे हम लोग H1 से H6 की तरफ आ रहे हैं वैसे क्या हो रहा है कि साइज डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। लाइक डिजाइनिंग तो उसका वही है, या तो बोलो तो कलर वही है, ब्लैक कलर में दिख रहा है, थोड़ा सा बोल्ड दिख रहा है, ठीक है, ठीक है, सब सब ब्लैक कलर में सब बोल्ड है, बट जो साइज है वो डिक्रीज हो रही है। तो जो हेडिंग टैग 1 होता है ना, H1 टैग की जो साइज होती है सबसे बड़ी होती है, बिग साइज, एंड S6 तक आते आते उसकी जो साइज होती है डिक्रीज हो जाती है। तो ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि किसकी हेडिंग टैग में किसकी साइज बड़ी होती है और किसकी साइज सबसे छोटी होती है, ठीक है। तो याद हमेशा याद रखना कि H1 जो हेडिंग टैग है उसकी जो साइज सबसे बड़ी होगी, एंड S6 तक आते आते उसकी जो साइज होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारे हेडिंग टैग हो गए जिससे हम कुछ क्या कर सकते हैं, कुछ टेक्स्ट डिस्प्ले करा सकते हैं अपने वेब ब्राउजर में, ठीक है, वेब ब्राउजर। समझो मैं सिर्फ हेडिंग टैग नहीं होता, पैराग्राफ टैग का भी यूज कर सकता हूँ। ये P क्या है, पैराग्राफ टैग। H1 क्या था, H जितना भी लिखा ये सब हेडिंग टैग थे, ऑल आर हेडिंग टैग्स, ठीक है। तो हमारे पास कुछ पैराग्राफ टैग है P। अब पैराग्राफ टैग में सेम कंटेंट में लिखता हूँ जो मैंने इधर लिखा है, सेम कंटेंट लिखेंगे और आउटपुट देखेंगे कि आउटपुट इसका कैसे दिखेगा। लेट्स सी द आउटपुट, देखो इसका आउटपुट। तो ये क्या है, ये भी आपको डिस्प्ले हो रहा है बट ये बोल्ड नहीं है, कुछ तो अलग है ना, हेडिंग टैग में कुछ तो अलग है और पैराग्राफ में कुछ तो अलग है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट आपको कैसा दिख रहा है, बोल्ड दिख रहा है, बट ये नॉर्मल टेक्स्ट है हमारा HTML का। थोड़ा सा अभी बड़ा ही हो गया है, मैं थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, या फिर ठीक है अभी फिलहाल के लिए इतना ठीक है, चलो। तो कुछ तो डिफरेंस है। तो H1 क्या होता है, बाय डिफॉल्ट बोल्ड होता है, पैराग्राफ अपना नॉर्मल टेक्स्ट होता है HTML का, नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है। हम लोग और भी तरीके से टेक्स्ट को डिस्प्ले करा सकते हैं, मैं सब लगा के दिखा दूँ। हमारे पास कुछ स्पेल टैग भी होता है, काम करता हूँ पहले मैं, एक और चीज़ है मेरे पास, ठीक है। ये पैराग्राफ को थोड़ा मैं कॉपी करता हूँ और 2 बार लिख के दिखाता हूँ, 2 बार 3 बार टाइप करता हूँ, ठीक है। आउटपुट थोड़ा देखते हैं, आप देख पा रहे हो कि ये हमेशा न्यू लाइन में आ रहा है, ठीक है। अपने हेडिंग टैग को भी देखा होगा, H1, H2, H3, H4, H5 जितना भी यूज किया सब न्यू लाइन में आया, और ये जो पैराग्राफ भी हम यूज करें वो भी न्यू लाइन में आ रहा है, ठीक है। ये बात याद रखना, न्यू लाइन। अभी मैं थोड़ा और दिखाता हूँ, स्पेल टैग के बारे में दिखाता हूँ, इसमें भी सेम कंटेंट डालता हूँ। ये कॉपी हो गया, ओके, ओनली वेब एप्लीकेशन कंटेंट कॉपी करना है, इधर मैंने डाल दिया, ठीक है। कॉपी करते हैं इसको, इसको भी 3 बार में डिस्प्ले कराता हूँ। देन डिफरेंस हम देखेंगे कि डिफरेंस क्या है दोनों में, लेट्स सी द डिफरेंस, ठीक है। तो अपने स्पेन को देखा, स्पेन देखो, तो हमने 3 बार स्पेन टाइप किया,
और तीनों बार क्या वो एक ही लाइन में दे रहे हैं, ठीक है, एक ही लाइन में दे रहे हैं। तो इसमें फर्क क्या है, क्या डिफरेंस क्या है? तो जो हेडिंग टैग होते हैं अपने ना, कंटेंट कितना भी होने दो, कंटेंट बस वेब एप्लीकेशन का, बट ये क्या कहता है, पूरा विड्थ लेता है, फुल विड्थ, ठीक है। कंटेंट इतना सा है पर पूरा विड्थ लिया इसने। इसी तरीके से जितने भी हमारे हेडिंग टैग्स थे H2 H3 H4 H5 सब ने क्या किया, कंटेंट कितना भी होने दो, विड्थ पूरा चाहिए। जो पैराग्राफ टैग था वो भी सेम वैसे ही है कि कंटेंट कितना भी हो, विड्थ पूरा चाहिए उसको, ठीक है, पूरा जगह ले लिया उसने। पर स्पेन टैग ऐसा नहीं होता, स्पेन टैग कैसा, जितना कंटेंट है उतना ही विड्थ, ठीक है, उतनी ही जगह में वो आ गया। तो इसलिए क्या हुआ कि पैराग्राफ जब हमने 3 बार लिखा, तीनों न्यू न्यू लाइन में आए, ऑलवेज न्यू लाइन। बट स्पेन टैग क्या था, एक ही लाइन में आ गया, क्योंकि जितना कंटेंट था उतनी ही स्पेस उसको चाहिए, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है ये अपने H1 में और पैराग्राफ और स्पेन में, ठीक है। अभी समझो मुझे डिस्प्ले कराना है, जैसे कि अभी मैं मुझे बोल्ड तो बाय डिफॉल्ट H1 जो था वो बाय डिफॉल्ट बोल्ड तो डिस्प्ले कराते हैं, बट मुझे खुद से डिस्प्ले बोल्ड करवाना है। जैसे कि ये जो स्पेन का है ना, वेब लास्ट वाला जो मैंने लिखा उसको मुझे बोल्ड करवाना है, तो मैं कैसे करवा सकता हूँ, ठीक है। तो खुद से करवाना है तो आपके पास एक बोल्ड टैग होता है, इसके अंदर आप जो भी टाइप करोगे ना, वेब एप्लीकेशन फिर से कॉपी करता हूँ मैं, इसके अंदर लिखते हैं, ठीक है। अभी देखो ये बाय डिफॉल्ट बोल्ड आ गया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, बोल्ड भी कर सकते हो। हमारे पास एक और चीज है, ठीक है, हमारे पास एक और है, मैं दिखाता हूँ, स्ट्रॉन्ग टैग होता है। इसमें भी कुछ भी टाइप करोगे तो आपको बाय डिफॉल्ट वो बोल्ड ही दिखने वाला है, बाय डिफॉल्ट बोल्ड, ठीक है। तो हम लोग के पास स्पेन टैग, बोल्ड टैग है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग टैग है बोल्ड करने के लिए, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी देखो, अभी जो स्पेन टैग के अंदर था वो वेब एप्लीकेशन, उसको मुझे बोल्ड करवाना है, ठीक है। जो कि मुझे ये सबसे पहला वाला दिख रहा है, ये सबसे पहला जो है, इसको मुझे बोल्ड करना है, तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से कट कर देता हूँ, एक सेकंड के लिए कट किया मैंने यहाँ से इसको, ठीक है। यहाँ पर बोल्ड टैग का यूज़ कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने स्पेन टैग के अंदर बोल्ड टैग यूज़ किया और मैं दिखाता हूँ ये, तो अभी ये बोल्ड हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, HTML की खासियत है कि हम लोग एक HTML टैग के अंदर दूसरे टैग का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने स्पेन के अंदर मैंने बोल्ड टैग का यूज़ कर लिया, उसी तरीके से आप हेडिंग टैग में भी यूज़ कर लो, पैराग्राफ में यूज़ कर लो, बॉय स्ट्रॉन्ग में यूज़ कर लो, ठीक है। किसी भी टैग के अंदर आप दूसरा टैग यूज़ कर पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, जैसे कि अभी पैराग्राफ जो टैग है वो बोल्ड ही दिखा रहा, तो मैं उसका प्रॉपर्टी चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मुझे उसको बोल्ड दिखाना है तो मैं इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, बोल्ड टैग लिख देता हूँ, बोल्ड टैग, और उसमें वेब एप्लीकेशन ये जो कंटेंट है मेरा मैं उसको डाल देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा, पैराग्राफ का थर्ड वन। तो पैराग्राफ का जो थर्ड वन था ये जो था, पैराग्राफ एक बदल गया क्या, देखना पड़ेगा कितने पैराग्राफ हो गए हमारे पास। अच्छा, एक कंटेंट तो इधर से गायब ही हो गया, लेट्स सी इसको रिमूव भी कर देते। हमारे पास दो ही पैराग्राफ रह गए अभी फिलहाल के लिए, और दूसरा वाला जो है बोर्ड आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक टैग के अंदर दूसरा टैग यूज कर सकते हैं और थोड़ा सा प्रॉपर्टी हम चेंज वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। अभी समझो मुझे इटालिक में दिखाना है, तो मैं आई टैग होता है हमारे पास, इटालिक टैग। इसके अंदर अगर मैं कुछ लिखता हूँ, जैसे कि वेब एप्लीकेशन लिखता हूँ, तो मुझे इटालिक के फॉर्म में दिखेगा, लेट्स सी द इटालिक। तो इटालिक कैसा दिखेगा, इस तरीके से कुछ दिखेगा, इस तरीके से, ठीक है। अभी समझो मुझे अंडरलाइन चाहिए, मुझे जो टेक्स्ट है उसके नीचे अंडरलाइन चाहिए, तो मैं अंडरलाइन करवा सकता हूँ यू टेक की मदद से। अभी इसके अंदर मैं कुछ लिखता हूँ, ठीक है, अंडरलाइन। अभी जरा इसको देखते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं, तो अंडरलाइन आपको दिखेगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ये कुछ टेक्स्ट है हमारे पास जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने HTML में कुछ टेक्स्ट वगैरह कुछ कंटेंट हम डिस्प्ले करा सकते हैं। अभी तो फिलहाल टेक्स्ट ही बताए, अभी आगे और भी बताऊंगा। तो फिलहाल टेक्स्ट बताए, तो अनिकेत माइक ऑन करना। अनिकेत, ओके, ट्राई भी डन। नेक्स्ट, कार्तिक,
ओके। ओके, स्पेन के बारे में वापस से पूछ रहे हो, ठीक है, वापस से बता देता हूँ स्पेन के बारे में, नो प्रॉब्लम। ठीक है, मैंने क्या बताया, मैंने ज़्यादा नहीं बताया, मैंने बताया कि मैंने पहले हेडिंग टैग का यूज़ किया था, फिर पैराग्राफ टैग का यूज़ किया था। उसने क्या किया था, पूरा का पूरा वेट ले लिया था। ठीक है, मतलब जितना भी कंटेंट कितना भी हो रहा था उसको स्पेस पूरा चाहिए। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा का। लिए देखो, जब मैंने H2 यूज़ किया वो न्यू लाइन में है, H3 यूज़ किया तो न्यू लाइन में है, H4 यूज़ किया तो न्यू लाइन में है, H5 यूज़ किया तो न्यू लाइन में है, H6 यूज़ किया तो न्यू लाइन में है। इस तरीके से मैंने पैराग्राफ भी यूज़ किया तो वो भी न्यू लाइन में आया। ठीक है, बट जब मैंने स्पेन यूज़ किया तो वो क्या किया, एक ही लाइन में। ऐसा क्यों, क्योंकि जो स्पेन होता है ना, वो जितना कंटेंट होता है उतनी ही स्पेस लेता है, उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करता है, पूरा का पूरा वेट नहीं लेता, पूरा का पूरा स्पेस नहीं लेता। ठीक है, तो ये फर्क है अपने पैराग्राफ या हेडिंग टैग या स्पेन में बोल सकते हो। हेडिंग टैग में कैसे बाय डिफॉल्ट बोल्ड रहता है, उसकी साइज थोड़ी बड़ी रहती है, और स्पेन में क्या होता है कि पैराग्राफ में उसकी साइज थोड़ी छोटी रहेगी, बोल्ड नहीं रहेगा। और स्पेन में क्या होता है, वो जितना कंटेंट है उतना ही स्पेस लेता है। ठीक है, तो अभी तक का इतना तो हमने टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना देखा। ठीक है, अभी टेक्स्ट, अभी क्या कर सकते हैं हम लोग आगे, अब लिंक की तरफ जा सकते हो। समझो मुझे कुछ लिंक्स वगैरह बनानी है तो मैं कैसे बना सकता हूँ पेज पे। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं लिंक्स बनाने की तरफ। लिंक बनाएंगे तो मैं क्या करता हूँ, लिंक के लिए ना मैं अलग से एक फोल्डर बना लेता हूँ जिसका नाम मैं लगता हूँ लिंकिंग। लिंकिंग करके एक अलग से फोल्डर मैंने बना लिया। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, कुछ पेजेस बना लेते हैं, जैसे कि a.html। 3 पेजेस बनाऊंगा मैं। a.html बनाया, b डॉट, 4 ही बना लेते हैं, a.html, b.html, c.html एंड d.html। तो 4 पेज हमने बना लिए। ठीक है, 4 पेज बनाने के बाद हमें क्या करेंगे, कुछ कंटेंट हम लिखेंगे बाद में। तो अभी देखो जेंगो टेम्पलेट है, मैं मैक्सिमम जेंगो पे काम करता हूँ, इसलिए जेंगो आ रहा है बार बार। HTML ले लेता हूँ मैं। ठीक है, अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे, ये सब हमको नहीं चाहिए, जो जो नहीं चाहिए हम उसको उड़ा देंगे। ठीक, टाइटल है तो टाइटल हम लिखेंगे, एक टाइटल लिख देते हैं, इसका नाम है ए पेज। ओके, इसका नाम है ए पेज। और मैं इधर भी क्या करूंगा, ए पेज ही लिखूंगा। ये मेरा, इसको हेडिंग टैग बनाते हैं हम लोग H1 की मदद से, हेडिंग टैग ए पेज बनाया मैंने। ठीक है, अब क्या बनाना है मुझे, लिंक्स बनानी है। ठीक है, लिंक मतलब मैं क्या चाहता हूँ, जब मैं इस पेज पे एक लिंक होगा जिस पे मैं क्लिक करूंगा तो मैं बी पे या सी पे या मैं डी पे पहुंच जाऊँ। ठीक है, वो मैं कैसे करूंगा वो देखते हैं आज बी। ठीक है, कैसे करेंगे, तो एंकर टैग का यूज करेंगे ए। ठीक है, एंकर टैग का यूज करने वाले, उसमें एचरेफ है। एचरेफ क्या हो गया, उसका एट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग करते समय, कुछ हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं, उसका कुछ पॉसिबल वैल्यू रहता है जो हमको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे पास HTML में अभी क्या है, देखो एंकर टैग है। एंकर टैग क्यों होगा, लिंक बनाने के लिए। उसमें href है, href क्या हो गया, उसका एट्रीब्यूट हो गया। और एट्रीब्यूट में क्या होगा, एक पॉसिबल वैल्यू होगी, हम कोई भी वैल्यू नहीं डाल सकते। ठीक है, कोई एक पॉसिबल वैल्यू होती है जो हमको डालना रहता है, हम कोई भी वैल्यू नहीं डाल सकते उसमें। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख दिया कुछ, बस ऐसा लिख दिया कि समझो मेरा नाम है सूरज, तो मैंने बस सूरज लिख दिया और छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, एक पॉसिबल वैल्यू रहती है। ठीक है, जिसकी मैं इसमें क्या क्या पास कर सकता हूँ, मैं किसी फाइल का नाम पास कर सकता हूँ, या फिर मैं कोई लिंक पास कर सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो आपको यही पढ़ना है कि एट्रीब्यूट लाइक टैग कौन से हैं, उसमें एट्रीब्यूट क्या है, उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या है, बस इतना समझ के लेना है। इतना आपने समझ के लिया, बस आपका काम हो गया HTML में। ठीक है, फिर आप आगे बढ़ सकते हो CSS की तरफ। तो पहले मैं क्या करता हूँ इसमें अपने, जैसे कि मैंने बनाया लिंक, इसमें मैं a.html ही लिख देता हूँ। मतलब इस पर करूंगा ना क्लिक तो ये खुद के इसी पेज पे रहेगा। मैं इधर ए पेज लिख देता हूँ, ए पेज। ठीक है, नेक्स्ट पेज बनाता हूँ मैं, एंकर टैग। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देता हूँ मैं, b.html लिख देता हूँ, b.html। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी पेज। ठीक है, बी पेज। देन सी एंकर टैग बनाता हूँ थर्ड वाले के लिए, यहाँ पर लिख देते हैं c.html, यहाँ पर लिख देते हैं सी पेज। देन नेक्स्ट लिंक बनाते हैं एंकर पे, d.html। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं डी पेज। डी थोड़ा स्मॉल हो गया, इसको थोड़ा कैपिटल कर देते हैं, डी पेज। डन। तो 4 पेजेस हमारे पास बन गए, इसमें थोड़ा ज़्यादा स्पेस आ गया, कम कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अभी ये क्या करता हूँ, मैं इसका कोड कॉपी करता हूँ और मैं जितने भी टैग्स है, बी टैग है उसके अंदर, बी टैग के अंदर डाल देते हैं। सी टैग था,
CHTML था उसके अंदर डाल देते, b.html है उसके अंदर डाल देते, तो सब में सेम कोड आ गया। ठीक है, अब थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे कि अगर ए पेज था तो मैंने इधर ए पेज लिखा था, हेडिंग में ए पेज था। b.html में तो यहाँ पर मैं बी कर देता हूँ, ठीक है, बी कैपिटल बी कर देता हूँ, और यहाँ पर भी बी कर देता हूँ, कैपिटल बी। ठीक है, एंड C.html में पहुंचे तो इधर सी कर देते हैं हम लोग, कैपिटल सी, इधर भी नीचे कैपिटल सी कर देते हैं। सेव किया, D.html में आए, इधर कैपिटल डी, कैपिटल डी इधर करते, देन इधर भी कैपिटल डी करते, कैपिटल डी, डन। तो जरा इसका आउटपुट देखते हैं, मैं a.html को रन करता हूँ, ओपन विथ लाइव सर्वर। देखो तो ये पेज है, अभी मेरे पास 4 पेजेस है, ए पेज, बी पेज, सी पेज, डी पेज। ठीक है, अगर मैं ए पे क्लिक किया तो हम ए पे ही, बी पे क्लिक किया तो बी पेज पे आ गया, सी पे क्लिक किया तो सी पेज पे आ गया, डी पे क्लिक किया तो डी पेज पे आ गया, देन बी पे क्लिक किया तो बी पेज, सी पे क्लिक किया तो सी पेज, डी पे क्लिक किया तो डी पेज। ठीक है, इतना ही नहीं, आप किसी क्या कर सकते हो, आपने अपने फाइल का नाम छोड़कर किसी, समझो मैं अभी a.html पे हूँ ना, तो a.html में एक और लिंक बनाता हूँ, उसमें लिखता हूँ मैं https://www.facebook.com, या किसी और का नाम देते हैं, क्या लिखे linkedin.com, फेसबुक लिख देते फिलहाल तो facebook.com लिख देते। ठीक है, और इधर लिख देते क्लिक मी, ठीक है, लेट्स सी द आउटपुट, इसको रन करता हूँ, ओपन विद लाइव सर्वर, क्लिक में करके क्लिक किया तो फेसबुक ओपन हो गया। ठीक है, वापस से क्लिक करके दिखाता हूँ, फेसबुक पे पेज पे हम रिडायरेक्ट हो सकते हैं। तो इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं ना, हम लोग अपने जो पेजेस होते हैं, मतलब हमने जो पेजेस बनाए अपने प्रोजेक्ट में, उस पर भी रिडायरेक्ट कर सकता हूँ, या तो मैं यूजर को किसी दूसरे सर्वर के पेजेस पे भी रिडायरेक्ट करवा सकता हूँ। ठीक है, ये पेजेस जो था www.facebook.com, ये मैंने तो नहीं बनाया, ठीक है, पहले से बना था, कई सर्वर में रन हो रहा है। ठीक है, हमने क्या किया, उसको रिडायरेक्ट करवा दिया उस वाले साइट पर। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, कुछ एक्सटर्नल लिंक्स भी डाल सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। तो इस तरीके से थे ये, हमने कुछ इंटरनल डाले, जैसे कि अपने खुद के पेजेस हमने बनाए थे, a.html, b.html, c.html, उसके लिंकिंग बनाया हमने। उसके अलावा मैंने एक्सटर्नल भी आपको दिखाया कि एक्सटर्नल कैसे कर सकते हो। देखिए पूरा का पूरा यूआरएल देना पड़ता है, ठीक है, पूरा का पूरा HTTP से चालू होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो इतना समझ गया, चलो। नेहा, माइक ऑन करना। हाँ, आपको ये समझा? ओके, डन। चलो फिर आगे चलते हैं हम लोग। इतना होने के बाद अभी तो बस लिंकिंग हुआ है हमारा। ठीक है, अभी तक हमने क्या देखा, एक बार वापस बता देता हूँ। हमने टेक्स्ट को डिस्प्ले कराना देखा, ठीक है, मैं टेक्स्ट को कैसे कैसे डिस्प्ले करा सकता हूँ। सेकंड हमने देखा लिंक कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने पेज में लिंक बनाना देख लिया। ठीक है, अभी आगे चलते हैं हम लोग थोड़ा इमेज की तरफ। ठीक है, कि इमेज वगैरह कैसे डिस्प्ले कराएंगे, या इमेज से पहले मैं आपको टेबल दिखाऊँ। ठीक है, चलो टेबल करते उससे पहले, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इमेज दिखाए, टेबल दिखाए, टेबल ही करते। ठीक है, तो चलो मैं आपके लिए एक टेबल ले लेता हूँ, टेबल इन HTML, टेबल करते हैं हम लोग। ठीक है, रिकॉर्डिंग चालू है ना? रिकॉर्डिंग तो चालू है, स्टॉप, हाँ स्टॉप रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग इज गोइंग ऑन। ठीक है, चलो इमेजेस पे चलते हैं। कोई एक टेबल लेते हैं जिसको हम लोग रेफर करके बनाएंगे अभी। कौन सा ले, ये ले लेते, चलो ये टेबल हमने हमारे सामने से, ये टेबल दिख रहा है सबको, इमेजेस। ठीक है, तो इसी को हम बनाते हैं अभी HTML में। ठीक है, इसने भी बनाया होगा, टेबल टैग डॉट HTML करके बनाया। ठीक है, तो हम भी इसको बनाते हैं और इसको फिर रन करके देखेंगे कैसे बनाएंगे इसको। ठीक है, तो थोड़ा सा कोडिंग की तरफ जाने से पहले मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ आपको। ठीक है, तो इसमें देखो ये पूरा टेबल है, करेक्ट, ये पूरा टेबल है। तो हमारे पास क्या होता है, टेबल बनाने के लिए मैं एक नया फाइल बना देता हूँ पहले तो। HTML में एक नया फाइल बनाता हूँ, नाम रहेगा टेबल, टेबल डॉट HTML करके मैंने बना दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं चालू करता हूँ, ये वापस से जेंगो टेम्पलेट में है, इसको वापस से नॉर्मल करना पड़ेगा, HTML। ठीक है, बाकी चीज़ें जो काम की नहीं है मैं हटा देता हूँ, काम का नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे टेबल,
टेबल। अभी देखो जैसे कि मैंने बताया टेबल है, ठीक है, तो हमारे पास टेबल टैग होता है, इंटर मारो टेबल चालू है। तो ये हमने क्या किया, अपना टेबल का स्टार्टिंग कर दिया, ठीक है, हमारे टेबल का स्टार्टिंग हो गया, ठीक है, तो ये टेबल स्टार्ट हो चुका है। अभी क्या होता है, इसमें जो पहला रो है, फर्स्ट रो आपको दिख रहा है, फर्स्ट रो, इसको रो बोलोगे, हॉरिजॉन्टल लाइंस को रो एंड वर्टिकल लाइंस को कॉलम्स बोलोगे, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है अपना टाइम टेबल जिस पे लिखा हुआ आपको दिख रहा है, वो एक रो है, ठीक है। बट रो होने से पहले वो क्या, टेबल का हेडिंग हो गया, ठीक है। तो ये टेबल का हेडिंग बोलो, ये जो टाइम टेबल लिखा है टेबल का हेडिंग हो गया, बाकी जितने भी कंटेंट वो टेबल का बॉडी हो गया। तो इसमें दो सेक्शन होते हैं, हेडिंग सेक्शन, बॉडी सेक्शन, ठीक है, तो हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन। तो ये जो टाइम टेबल है उसको हम लोग क्या करेंगे, हेड सेक्शन के अंदर बनाएंगे। अभी कैसे बनाएंगे हेड सेक्शन के अंदर, तो हमारे पास एक टैग है जिसका नाम है टी हेड, ठीक है, टी हेड। तो टी हेड चालू कर दिया मैंने, जिसमें मैं हेडिंग बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, टेबल का हेडिंग। उसके अलावा आप देख सकते हो कि टेबल के हेडिंग के अंदर तो आ गए, बट अभी क्या है, रो चालू हो रहा है, ठीक है, रो चालू होने वाला है, वन रो, ठीक है। तो अभी रो चालू करना है, तो रो कैसे चालू करेंगे, तो हमारे पास एक और टैग है जिसका नाम है टी आर, टेबल रो के लिए। तो मैंने टेबल रो स्टार्ट किया, ठीक है, टेबल रो। अभी टेबल रो के अंदर क्या लिखा है, टाइम टेबल मिला है मुझे, टाइम टेबल लिखा हुआ है। अभी लिखने के लिए या जो टेक्स्ट है उसको डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास एक और टैग है जिसका नाम है टी एच, टेबल का हेड, ठीक है। उसमें मैं लिख दूंगा टाइम टेबल, टाइम टेबल, ठीक है, ये हमने लिख दिया, टाइम टेबल हमने लिख लिया, ठीक है। तो हमारा ये जो काम था टेबल का हेडिंग वाला पार्ट वो हमारा डन हो गया, ठीक है। अभी टेबल हेडिंग हमको दिख रहा है, आगे चलते हैं इसके, ठीक है। बाकी जितना भी कंटेंट है वो टेबल के बॉडी में आए, बॉडी सेक्शन, ठीक है। तो बॉडी सेक्शन के लिए हमारे पास क्या है, टी बॉडी है। तो हम लोग हेडिंग के थोड़ा नीचे आ जाते हैं और टी बॉडी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, टी बॉडी हमने स्टार्ट कर दी। अब भी जरा ध्यान से समझते हैं, ये देखो इसमें कितने रोज है हमारे पास, तो वन रो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, टोटल 6 रोज है हमारे पास, ठीक है, 6 रोज। ये भी जो हार्स है हमारे पास, ये जो लिखा है HOURS, इसने क्या किया है ना, तो थोड़ा सा पहले हार से पहले टाइम टेबल के बारे में बताता हूँ, एक चीज मैंने मिस कर दिया, ठीक है। वो क्या चीज था, अभी टाइम टेबल को तुम देखोगे तो बीच में सेंटर है, ठीक है, मतलब यहाँ से कुछ स्पेस है, लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ से भी कुछ स्पेस है, और ये बीच में आ रहा है टाइम टेबल, ये कैसे हुआ, ठीक है। तो इसने क्या किया ना, कुछ कॉलम्स को इसने मर्ज किया, ठीक है। इसने कितने कॉलम्स को मर्ज किया, वन, इधर कॉलम था एक, वन कॉलम, 2 3 4 5 6, टोटल 6 कॉलम्स थे, और इसने 6 कॉलम्स को क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। तो हम क्या करेंगे, ये जो मर्जिंग है, ये जितने भी कॉलम्स थे, तो हम इधर लिख देंगे कॉल स्पैन, ठीक है। इधर लिख देते हैं, प्रॉब्लम नहीं, कॉल स्पैन कितना कॉलम्स था, 6। एक काम करते हैं, इसका आउटपुट देख लेते हैं पहले, लेट्स सी द आउटपुट, ये क्या आउटपुट आ रहा है। टाइम टेबल इधर लिख के आ रहा है, अभी बॉर्डर नहीं लगा ना, थोड़ा कंटेंट बनाए थे, थोड़ा बाद में समझेगा, अभी कंटेंट कुछ डाला नहीं है इसलिए कुछ ठीक से दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो पहले थोड़ा कंटेंट बनाने पे चलते हैं, पहले थोड़ा एक दो रो बनाते हैं, फिर थोड़ा अच्छे से दिखेगा कि अपना कंटेंट किधर है, ठीक है। चालू करते फिर, ये जो हार्स है इसने क्या लिया, कुछ रोज के जगह ले लिए, देखो फर्स्ट रो, सेकंड रो, ये समझो जो हार्स था ना वो पहले रो में ही आ रहा था, जिसमें मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लिखा है ना, उधर ये भी आ रहा था, बट इसने क्या किया, कुछ रोज को मर्ज कर दिया इसने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक रो चालू करेंगे टेबल बॉडी के अंदर, जिसमें हम लोग मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे लिखेंगे। सबसे पहले हार्स लिखेंगे और इस हार्स को क्या कराएंगे, कुछ रोज को मर्ज करवाएंगे। अभी कैसे करवाएंगे वो चलो देखते हैं, ठीक है। तो इसको कराने के लिए पहले मैं एक रो चालू करती हूँ, ठीक है, जिसमें सारा कंटेंट लिखा हुआ है, एक रो में लिखा हुआ है। अब रो में लिखने के लिए डेटा, टेबल डेटा होता है, TD, TD मतलब टेबल डेटा, ठीक है। टेबल डेटा में पहला कौन सा है, हार्स लिखा हुआ है, मैंने लिख दिया। कुछ और भी है, जैसे कि मंडे लिखा था तो मंडे लिखेंगे हम लोग, देन ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक है, देन फ्राइडे, देन सैटरडे, ठीक है। सैटरडे था क्या, लेट्स सी, सैटरडे तो नहीं है, सैटरडे को हटा देते हैं, संडे हमारे किसी काम का नहीं, हॉलीडे होगा, ठीक है। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ओके।
तो अभी क्या है, ये जो हमने बना तो दिया कंटेंट, बट अभी क्या था कि रोज को, उस रोज को मर्ज करवाना था, ठीक है। तो कितने रोज को था, 1 2 3 4 5 6, 6 रोज है टोटल, ठीक है। तो 6 रोज को हमको मर्ज करवाना है, कैसे करेंगे? तो मैं इधर क्या करूंगा, टीडी के पास आऊंगा, थोड़ा सा स्पेस दूंगा, लिखूंगा रो स्क्वायर 6, इस तरीके से। और ये क्या कर देगा, कुछ रोज को मर्ज कर देगा, ठीक है। चलो मर्ज तो करा दिया हमने, आगे का काम देखते हैं। बाकी तो कंटेंट मैंने डिस्प्ले करा दिया, बाकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे ये सब डिस्प्ले हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी ये जो सेकंड वाला रो है ना, साइंस मैथ्स आर्ट्स लिखा है, तो ये क्या था, ये भी इसका पार्ट था। बट हम सेकंड वाले रो में कितना कंटेंट, कितना टीडी बनाएंगे, 1 2 3 4 5, ओनली 5 टीडी। फर्स्ट वाले रो में कितना टीडी था, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 टीडी थे, ठीक है। बट सेकंड वाले रो में ओनली 1 2 3 4 5, 5 टीडी होंगे, ठीक है। 5 टेबल डेटा होगा, ओनली 5 टेबल डेटा। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ। जस्ट क्या करूँगा, ये जो हार्स वाला पहला टीडी है उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, बाकी तो सेम रहेगा ना, 5 टीडी रहेंगे हमारे पास। सब्जेक्ट क्या था हमारे पास, मैथ्स साइंस आई थिंक था, मैथ्स मैथ्स लिखेंगे, साइंस, देन अगेन मैथ्स, मैथ्स ही होता है, मैथ्स साइंस, एंड लास्ट में आई थिंक आर्ट्स था, ठीक है। तो हमने ये जो पहला रो था वो तो हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। सेम इसका अभी क्या करते हैं, इसको कॉपी करके नीचे लिख देते हैं, जिसमें दूसरा लिखा सोशल, हिस्ट्री, इंग्लिश, सोशल, स्पोर्ट्स। हम क्या करते हैं, जस्ट इसको कॉपी कर लेते हैं, जो हमने अभी जस्ट बनाया था, कॉपी करते हैं और नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो हमारा ये काम हो गया, सब्जेक्ट को जाने दो, ठीक है। अभी चेंज करके क्या ही हुआ, सब्जेक्ट तो लिखा ही हुआ है टाइम टेबल में, ठीक है। मैथ्स साइंस ही चलने दो। अब थर्ड रो पे आ जाते हैं इसके। अब थर्ड रो पे कुछ तो है, लंच लिखा हुआ है, ब्रेक टाइम है, ठीक है। बट ये ब्रेक टाइम हम कैसे बनाएंगे, कैसे? तो ये कुछ टाइम टेबल के जैसा दिख रहा है। टाइम टेबल में क्या किया था, कुछ कॉलम्स को मर्ज कर दिया था। तो ये जो लंच है, ये भी कुछ कॉलम्स को क्या कर रहा है, मर्ज कर रहा है। तो अपने को ये भी आना चाहिए, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं ना, एक रो चलाते हैं, जिसमें हम एक टीडी बनाएंगे, क्योंकि कंटेंट तो एक ही है लंच, तो एक ही टीडी होगा। जैसे कि पहले जो अपना हेडिंग था उसमें टाइम टेबल ही लिखा था, तो एक ही टीएच बनाया हमने। उसी तरीके से जैसे कि यहाँ पर रो में एक ही डेटा दिख रहा है अपने को, तो एक ही टीडी बनाएंगे। चलो बना लेते पहले तो एक टीडी। तो मैं आता हूँ नीचे, एक टीआर चालू करता हूँ, उसमें मैं एक टीडी चालू करता हूँ, ठीक है। थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ टीडी, ठीक है। अब इस टीडी में क्या लिखा था, लंच लिखा था, एलिमेंट्स लंच, ठीक है। अब ये लंच कैसा है, कुछ कॉलम्स को मर्ज कर रहा है। कितने कॉलम्स को मर्ज कर रहा है, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स को मर्ज कर रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, हाँ अभी जरा इसका आंसर मुझे कोई दो। प्रिया, माइक ऑन करना। हाँ, तो मुझे ये बताओ कि लंच कॉलम मर्ज करना है, उसके लिए क्या एट्रीब्यूट है हमारे पास? हाँ यस, कॉल स्पेल, ठीक है, कॉल कॉल स्पेल। तो हम लंच के इधर आएंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे, कॉल स्पेल लिखेंगे। और कितने कॉलम्स को मर्ज करना था, ये भी तो क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, 5 कॉलम्स, ठीक है। तो इधर 5 लिख दो, 5 कॉलम्स हमारे हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने टोटल 3 रोज कंप्लीट किए, 3 नहीं 4 हो गए अभी। तो इसके बाद क्या करना है, फिर से 2 रोज बनाना है। बट इस 2 रोज में आखिर में ट्विस्ट है, प्रोजेक्ट। अभी कैसा था कि प्रोजेक्ट इधर आ रहा था, ठीक है, रो नंबर 1 2 3 4 5, फिफ्थ रो में प्रोजेक्ट आ रहा था, बट इसने नीचे का भी जो रो था उसको भी ऑक्यूपाई कर लिया। अब ये कैसे करेंगे, अब जब रो को ऑक्यूपाई करना था, देखो रो को तो इसने भी किया था, तो हमने लिखा था रो स्पेल, तो इसके लिए भी क्या लिखना पड़ेगा, रो स्पेल लिखना पड़ेगा। चलो करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको यहाँ से उठा लेता हूँ, यहाँ पर डालता हूँ। और इसमें कितने सब्जेक्ट्स थे, 1 2 3 4, टोटल 4 सब्जेक्ट्स है। तो 1 2 3 4, 4 सब्जेक्ट्स के बाद इधर क्या लिखना है, प्रोजेक्ट लिखना है, PROJECT प्रोजेक्ट। और इसने क्या किया, रो स्पेन किया है ना, रो स्पेन, तो रो लिखेंगे स्पेन, और कितने रोज को स्पेन किया, ओनली 2, ठीक है। इसके नीचे एक और रो है जो कि लास्ट है पूरा। और मैं इसको क्या कर देता हूँ यहाँ पर, इधर तो प्रोजेक्ट का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो ऊपर वाले से आ जाएगा, ऊपर वाले से, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा प्रोजेक्ट। चलो
हमारा तो ये रेडी हो गया है। इसका आउटपुट देखते हैं थोड़ा सा। अभी देखो ये आउटपुट रहा हमारा। थोड़ा सा मैं इसको बिग कर देता हूँ, थोड़ा सा मैग्नेट, ठीक है। तो ये हमारा है अपना टाइम टेबल, बट इसमें बॉर्डर नहीं है, बॉर्डर की कमी है। बॉर्डर कैसे दूंगा मैं? तो मैं थोड़ा टेबल के ऊपर आ जाता हूँ, जब से मैंने टेबल स्टार्टिंग किया था यहाँ पर आके मैं लिख देता हूँ बॉर्डर, ठीक है, बॉर्डर लिखने का। अभी आउटपुट देखते हैं तो बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये जो टेबल हमने देखा था वो हमने बना दिया। अभी कैसा है कि लंच बीच में आ रहा है या फिर इसको कलर देना है, वो हम CSS की मदद से करेंगे, ठीक है। अभी CSS में टाइम, ठीक है, अभी CSS का टाइम है। अभी HTML हम सीख रहे हैं, तो HTML के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमने टेबल बना लिया, ठीक है। चलो हमारा टेबल भी रेडी हो गया है। तो अ, नया माइक ऑन करना, इसमें कोई डाउट टेबल में? हाँ, लंच बीच में नहीं आएगा, ठीक है। वो एक्चुअली इसमें डिफॉल्ट ही कैसा है कि लेफ्ट साइड में ही रहे। अभी लंच बीच में लाना है तो स्टाइल लगा सकते हो। मैं अभी CSS तो बता नहीं रहा हूँ, CSS थोड़ी देर बाद बताऊँ, बट अगर आपको देखना है तो मैं करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। जिसमें मैंने स्टाइल लगाया और मैंने टेबल को टारगेट मारा, ठीक है। इसमें मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर करने का, टेक्स्ट लाइन सेंटर। अभी क्या होना चाहिए, बीच में आ जाना चाहिए, देखो बीच में आ गया, ठीक है। तो थोड़ा CSS लगाना पड़ेगा और हम लोग सब कुछ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको, अभी ब्लैक कलर में दिख रहा है, इसमें मुझे दूसरे कलर में, पिंक में दिखाना है, रेड में दिखाना है, कुछ और करना है, सब कुछ किया जा सकता है विद हेल्प ऑफ CSS डिजाइनिंग स्टाइलिंग, ठीक है। बट अभी फिलहाल हम लोग HTML की तरफ से जा रहे हैं, तो HTML अभी फोकस करते हैं, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया, बोलो। हाँ, हाँ, तो बाय डिफॉल्ट क्या देता है, ये अभी जो टेबल है ना, बाय डिफॉल्ट तुमको डबल डबल ही दे रहा है, ठीक है। वो सिंगल करना है तो हम CSS की मदद से करेंगे, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ये तुमको डबल ही देगा, डबल, ठीक है। अभी तो देख सकते हो बाय डिफॉल्ट का जो बॉर्डर यूज करना है आपको, इधर बस बॉर्डर लिख देना है HTML वाला, और वो आपको बाय डिफॉल्ट का जो बॉर्डर होता है वो आपको डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है, बाय डिफॉल्ट का बॉर्डर। हम्म। तो टेबल तो हो गया हमारा। नेक्स्ट कंसेप्ट हम देखते हैं। टेबल में किसी को कोई डाउट नहीं ना, तो हम लोग आगे चलते हैं टेबल के अलावा। क्योंकि देखो मैक्सिमम प्रोजेक्ट में अभी HTML से हम क्या ही बनाएंगे, HTML से हम बस टेक्स्ट को डिस्प्ले कराते हैं, ठीक है, या फिर इमेज, ऑडियो, वीडियो, लिंक वगैरह हो सकता है। इसके अलावा टेबल होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। मोस्ट पार्ट यही है कि हम लोग किसी भी साइट पे जाएंगे तो हमको यही देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो टेबल था, वो हमारा हो गया है। एक और करते हैं हम लोग फॉर्म का, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, एक और फॉर्म भी ले लेता हूँ। अब हम फॉर्म देखते हैं कि फॉर्म कैसे बनाएंगे, ठीक है। फॉर्म इन HTML एक इमेज ले लेते हैं और उसी को कंसीडर करके हम बनाएंगे आज अपना फॉर्म, ठीक है। चलो हमारे सामने एक अच्छा सा फॉर्म ओपन हो गया है जिसको हम लोग बनाने वाले हैं अभी, ठीक है। चलो इसको बनाते हैं। तो अभी स्टार्टिंग कैसे करेंगे, जैसे कि हमने टेबल स्टार्ट किया था, मैं एक नया फाइल बना लेता हूँ वापिस से, नया फाइल, ठीक है, जिसका नाम रहेगा form.html, form.html। वापिस से मैं इसमें Django टेम्पलेट लिखा हुआ है, वापिस से नॉर्मल HTML चूज कर लेते हैं, नॉर्मल HTML चूज कर लिया, ठीक है। चालू किया, जो नेसेसरी नहीं है उसको हटा देते हैं। इधर मैं लिख देता हूँ फॉर्म, ठीक है। चलो, तो अभी जैसे कि मैंने बोला कि हमको ये फॉर्म बनाना है, तो जिसकी टेबल बनाने के लिए हमारे पास टेबल टैग था, टेबल टैग से हमने स्टार्टिंग किया था, उसी तरीके से फॉर्म बनाना है तो फॉर्म टैग से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्म टैग लिखेंगे, फॉर्म, वो गलती हो गई, ठीक है, फॉर्म। तो फॉर्म हमने चालू किया। अभी क्या होता है, ये एक्शन क्या है इधर से, ठीक है, एक्शन क्या है। तो क्या हो सकता है ना, अभी जैसे कि हम लोग सिर्फ HTML से डील कर रहे हैं, तो अभी इसमें हम डेटा को फिल करेंगे और सबमिट बटन को जब क्लिक करेंगे तो ये डेटा कहीं जाएगा नहीं, ठीक है। मोस्टली जैसे कि आपने किसी भी साइट पे फॉर्म देखा होगा तो उसमें क्या होता है कि हम डेटा फिल करते हैं, सबमिट करते हैं, हमारा डेटा कहीं ना कहीं सेव हो जाता है। जैसे कि आपने लॉगिन, कोई सारा लॉगिन फॉर्म फिल किया होगा, रजिस्टर्ड फॉर्म फिल किया होगा, ठीक है, तो डेटा कहीं सेव होता है, ठीक है। अब वो कहाँ सेव होता है, कैसे सेव होता है, तो कहाँ सेव होता है, तो ये एक्शन मदद से, मतलब आपने फॉर्म को डेटा फिल किया, सबमिट बटन क्लिक किया, आपका डेटा कहाँ जाना चाहिए, हाँ रिडायरेक्ट होगा, आपका डेटा कहाँ जाएगा, तो वो एक्सेल में बताते हैं। एक्सेल में एक्चुअली क्या होता है, फाइल का नाम होता है, ठीक है। अब वो बैकएंड फाइल का नाम हो सकता है, ठीक है। तो वो अभी हमने नहीं करना, वो बाद में आएगा हमारे पार्ट में,
ठीक है। तो अभी फिलहाल इसे समझ के रखो कि एक्सेल में हम क्या करेंगे, एक फाइल का नाम बताएंगे जिस पर फॉर्म सबमिट करने के बाद डेटा कहाँ जाएगा, वो फाइल का नाम आएगा। समझो हमारे पास एक फाइल था, नाम था उसका a.php, समझ लो a.php। ठीक है, तो मैंने इधर a.php लिख दूंगा। ठीक है, और जैसे इस फॉर्म में जो भी फॉर्म्स मैंने बनाए, फील्ड्स बनाए, उसमें डेटा फिल किया, सबमिट बटन क्लिक किया। अब वो जो डेटा है इस a.php पे रिडायरेक्ट हो जाएगा, या a.php पे हम लोग एक्सेस कर सकते हैं उस डेटा को। बट अभी फिलहाल हम लोग इधर ऐसा बैकएंड का कोडिंग नहीं करने वाले हैं, अभी हम लोग HTML पे ध्यान देंगे। ठीक है, तो अभी चलते हैं, ये फॉर्म बनाते हैं हम लोग। अभी इस फॉर्म में क्या है, सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म करके लिखा है, तो हम लोग एक हेडिंग टैग दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक हेडिंग टैग दे देते हैं H1 में, एप्लीकेशन फॉर्म करके, एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो ये हेडिंग टैग आ जाएगा, मैं आपको इसका रन करके भी दिखाता रहता हूँ बीच बीच में कि हम हमारे पास क्या बन रहा है। तो एप्लीकेशन फॉर्म करके लिख के आ गया। ठीक है, तो चलो ये अब ये बनाते हैं। पहला क्या है, फर्स्ट नेम है। अब ये फर्स्ट नेम अगर सिंपल सा जैसा लिखा हुआ है वैसा दिखाने के लिए मैं ऐसा डायरेक्ट लिख सकता हूँ, फर्स्ट नेम। ठीक है, कुछ और भी क्या है क्या, फर्स्ट नेम के बाद कुछ लाइन वगैरह कुछ समथिंग, हाँ डॉट डॉट है। ठीक है, कॉलन लगाया हुआ है, फर्स्ट नेम लिखकर कॉलन लगाया, तो मैंने भी लगा दी, अगर आप देख सकते हो आउटपुट। तो ये देखो कुछ बटन में, तो फर्स्ट नेम लिखने के बाद कॉलन आ गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये बॉक्स बनाना है मुझे, ये बॉक्स कैसे बनेगा। ठीक है, ये बॉक्स मुझे बनाना है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, एक टैग का यूज़ करूँगा जिसका नाम है इनपुट। इनपुट टैग है। अब इस नेम में फर्स्ट नेम जो लिखा है, इस नेम में हम क्या एंटर करेंगे, टेक्स्ट एंटर करेंगे, टेक्स्ट। ठीक है, तो टेक्स्ट एंटर करने के लिए हमारे पास देखो अभी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं तुम्हारे पास अवेलेबल है इनपुट के लिए। तो मैं इनपुट नीचे जाऊंगा थोड़ा सा और टेक्स्ट को चूज करूंगा, इनपुट टेक्स्ट। ठीक है, इनपुट टेक्स्ट वाला मैंने एंटर मारा, ये कोड सामने आ गया। ठीक है, अब ये कोड में क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, तो हमारे पास एक इनपुट करके टैग है जो मैं फॉर्म में यूज करूंगा, जो भी फील्ड्स मुझे बनाने हैं उसके लिए। उसके अलावा टाइप इक्वल टू टेक्स्ट है। टाइप इक्वल टू टेक्स्ट का मतलब क्या है कि इस फील्ड में मैं क्या एंटर कर सकता हूँ, किस टाइप का डेटा मैं एंटर कर सकता हूँ। जैसे कि टेक्स्ट है तो मैं कोई भी टेक्स्ट इसमें एंटर कर सकता हूँ, जैसे कि वो नंबर भी हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, स्ट्रिंग। ठीक है, कुछ भी एंटर किया जा सकता है टेक्स्ट है इसलिए। अब इसमें दो चीजें और है, लाइक नेम है इसके अंदर और आईडी है। ठीक है, तो ये जो आईडी है वो क्या रहता है, इसको आइडेंटिफाई, जैसे कि आपके फॉर्म में बहुत सारे इनपुट हो सकते हैं, बहुत सारे इनपुट बॉक्सेस हो सकते हैं, तो किसी पर्टिकुलर बॉक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, आईडी। ठीक है, आईडी। आप क्या कर सकते हो, इस आईडी का यूज अपने जावा स्क्रिप्ट में कर सकते हो, स्टाइलिंग के समय कर सकते हो। मतलब आपको चाहिए ये जो पर्टिकुलर बॉक्स है इसको मुझे कुछ स्टाइल करना है, कुछ डिजाइन करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इस आईडी की मदद से उसको टारगेट कर सकते हो और उसको डिजाइन और स्टाइल कर सकते हो। ठीक है, बाद में हम देखेंगे आईडी का। ठीक है, उसके अलावा एक नेम है, ये नेम बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी नेम में तो फिलहाल आपको कुछ भी नहीं लिखेंगे, बट नेम बड़ा इंपॉर्टेंट इधर सेक्शन है, समझो। अभी क्या रहता है कि आप अगर दोनों की कोडिंग करो, फ्रंट एंड बैक एंड समझ लो। ठीक है, जस्ट एन एग्जांपल, फ्रंट एंड बैक एंड समझ लो। अभी जो फॉर्म बना रहे हो फ्रंट एंड हो गया, और कोई बैक एंड में कोई तो प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, अभी हमने इधर फॉर्म फिल किया और डेटा सबमिट किया, अब बैक एंड में जब जाएगा, ठीक है, तो बैक एंड में एक्सेस कैसे करेंगे, हमारा डेटा है जैसे कि नेम करके डेटा है हमारे पास फर्स्ट नेम, और बैकएंड में कैसे एक्सेस करेंगे, तो विद द हेल्प ऑफ ये जो नेम एट्रीब्यूट है उसकी मदद से करेंगे। तो ये नेम एट्रीब्यूट क्या होता है, यहाँ पर हम लॉजिकल नेम्स लेते हैं, लॉजिकल नेम्स। ठीक है, जिसकी मैंने यहाँ पर एंटर किया ए, हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ए एंटर किया। अगर मुझे ये जो फील्ड है फर्स्ट नेम का बैकएंड में इसका डेटा निकालना है, तो मैं ए की मदद से निकाल सकता हूँ। ठीक है, ए की मदद से निकाल सकता हूँ, ये जो ए है, ये बात होती है। तो कोई भी आप बैकएंड का टेक्नोलॉजी यूज कर लो, उसमें यही चीज यूज किया जाता है, नेम। नेम एट्रीब्यूट का यूज करके हम लोग फॉर्म का डेटा निकालते हैं, फेच करते हैं। तो ये बाद में आएगा। ठीक है, तो ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें याद रखना ये जितने भी फील्ड है सब इंपॉर्टेंट है, सबका कुछ ना कुछ तो यूज है। ठीक है, तो अभी तो मैंने एक बॉक्स बना दिया, जरा इसका आउटपुट देखते हैं हम क्या बना है इसका आउटपुट। ठीक है, तो देखो एक बॉक्स बन गया जिसमें मैं कुछ भी एंटर कर सकता हूँ, ये कुछ टेक्स्ट हो गया, नंबर हो गया, कुछ भी एंटर किया जा सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म। तो हमने फर्स्ट नेम बना दिया, अभी चलते हैं दूसरे बॉक्स की तरफ जल्दी से। दूसरा लास्ट नेम है हमारे पास। ठीक है, लास्ट नेम बनाना है, तो लास्ट नेम भी क्या करता हूँ, मैं इसी का कॉपी कर लेता हूँ और नीचे रख देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ लास्ट नेम। तो लास्ट नेम का सेक्शन रेडी हो जाएगा।
हम आउटपुट देखते चलते हैं साथ में लास्ट में, ठीक है। यहाँ पर भी कुछ भी इंटर कर सकते हो। नेक्स्ट क्या था अपना डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ कैसे एंटर करवाएंगे, तो नीचे लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ओके, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है। अब डेट ऑफ बर्थ बनाने के लिए क्या लिखेंगे, हम इनपुट लिखेंगे, इसमें होगा डेट वाला फील्ड, ठीक है, डेट वाला फील्ड। देखो डेट आ गया, एंटर मारो, हो गया काम, डेट वाला फील्ड। इसमें देखूंगा आउटपुट देखते हैं हम लोग इसका, तो डेट फील्ड आ जाएगा सामने। वो क्यों नहीं आया, देखो कैलेंडर ओपन हो गया, एक्चुअली बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई कर रखा हूँ मैं, कुछ ज़्यादा ही हो गया 200, ठीक है। अब थोड़ा अच्छे से दिख रहा है, कुछ ज़्यादा ही हो गया था मैग्नीफाई। तो कैलेंडर हम देख सकते हैं, ठीक है, इसमें से हम कोई डेट वगैरह चूज कर सकते हैं। अभी क्या था, न्यू लाइन में आना चाहिए था, जैसे कि आपको पता है न्यू लाइन में था डेट ऑफ बर्थ। न्यू लाइन में करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम बी आर टैग का यूज़ कर सकते हैं, बी आर टैग। तो जिसको जिसको न्यू लाइन में करना है तो मैं इधर लिख सकता हूँ बी आर टैग, ठीक है, ये न्यू लाइन में आ जाएगा। बी आर टैग मतलब ब्रेक लाइन। तो लाइन को ब्रेक किया, अभी थोड़ा सा इसके चिपक गया है, तो थोड़ा सा स्पेस और देने के लिए मैं एक और बी आर टैग यूज़ कर सकता हूँ, थोड़ा सा और स्पेस आ जाएगा, ठीक है, दोनों के बीच में थोड़ा सा और स्पेस आ जाएगा, थोड़ा अच्छा दिख रहा है अभी। तो फर्स्ट नेम लास्ट नेम हमारा डेट ऑफ बर्थ हो गया है। उसके बाद हमको क्या करना है, एज को क्लिक, एज बनाना है। चलो एज बना लेते हैं जल्दी से। इसके नीचे में आया, एज को लिखा, एज बनाना है मुझे, ठीक है। एज कैसे बनाएंगे, इनपुट एज में क्या होता है, नंबर आप एंटर करते हो ना, तो नंबर का फील्ड बनाना है। तो नंबर सर्च करते हैं, नंबर की तरह, नंबर मिला, एंटर मारो, नंबर का फील्ड बन गया, ठीक है। सामने चलते हैं, आउटपुट देखते हैं। तो एक इसमें अगर मैं कुछ कैरेक्टर वगैरह टाइप करने की कोशिश करता तो नहीं होगा, नंबर टाइप करने की कोशिश करूँगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो नंबर टाइप कर सकते हैं हम इसके अंदर। अगला है अपना जेंडर, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो इस पर ध्यान देते हैं अभी। एज के बाद क्या आना चाहिए, थोड़ा सा न्यू लाइन आना चाहिए, तो मैं 2 बार बिहार टैग लगा देता हूँ न्यू लाइन के लिए, ठीक है। अब इसके नीचे जेंडर होना चाहिए, जेंडर लिखते हैं पहले तो। अभी जेंडर के लिए कैसे बनाएंगे, इसमें जैसे कि सेक्शन हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है, या अदर, ठीक है, मेल फीमेल अदर, तो वो कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो उसको बनाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रेडियो यूज़ करते हैं, रेडियो बटन्स, ठीक है। तो रेडियो बटन्स कैसे बनेगा वो देखते हैं हम लोग। इनपुट, इसमें रेडियो सर्च करने का, रेडियो आर आर में आएगा, देखो इनपुट रेडियो, ठीक है। इसको क्लिक किया मैंने, और यहाँ पर बाहर क्या लिख देने का, जैसे मुझे मेल लिखना है तो मेल बटन आ गया, ठीक है। सेम इसी को कॉपी करते हैं, इसका फीमेल बना लेंगे। नीचे आता हूँ, थोड़ा सा स्पेस देते हैं और फीमेल बना लेते हैं इधर, फीमेल, ठीक है। बस हम 2 ही बना के चलते हैं अभी फिलहाल के लिए, मेल एंड फीमेल सेक्शन है, ठीक है। वैसे इसने क्या बनाया था फॉर्म में, अच्छा फॉर्म में इसने सिलेक्ट बॉक्स बनाया। चलो मैं रेडियो बटन बना के भी दिखा रहा हूँ और बाद में सिलेक्ट बॉक्स भी बना के दिखा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेल फीमेल है, जरा इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग, क्या आउटपुट है इसका। आउटपुट क्या है, देखो यहाँ पर अभी 2 बटन्स हमारे पास सामने, रेडियो बटन हमारे पास है, मेल है फीमेल है। अगर मैं मेल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, सिलेक्ट हो गया, फीमेल पे करता हूँ तो ये भी सिलेक्ट हो गया, तो ये तो रॉन्ग है। एक साथ एक ही समय पे 2 जेंडर कैसे हो सकता है, तो हमको क्या करना है ना, यहाँ पर ये जो नेम होता है रेडियो बटन्स में, जो नेम होता है, ये नेम सेम देने का दोनों, ठीक है। मेल एंड फीमेल रेडियो बटन है, 2 ऑप्शंस दिए गए बट आपको एक ही चूज करना है, ठीक है। 2 ऑप्शंस दिए गए बट आपको एक ही चूज करना है, तो आपने रेडियो बटन बनाया, रेडियो बटन का जो नेम है वो सेम रखो, जैसे मैंने इसका नेम ए रख दिया, इसका नाम भी ए रख दिया। अभी क्या होगा देखो, अगर मैं अभी मेल को सिलेक्ट किया एंड फीमेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मेल डिसेबल हो गया, मेल को वापस सिलेक्ट किया तो फीमेल डिसेबल हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रेडियो बटन बनाना होता है, रेडियो बटन। चलो हम थोड़ा उल्टा करेंगे, ठीक है। तो जेंडर के लिए हम मैंने रेडियो बटन बना दी, जो कि रेडियो बटन इधर दिख रहा होगा आपको, जूनियर डेवलपर, मिड डेवलपर और सीनियर डेवलपर, ठीक है। तो इसके लिए रेडियो बटन बनाएंगे, बट हम इधर क्या करेंगे, इधर सिलेक्ट बॉक्स बना देंगे और रेडियो बटन मैंने इसके लिए बना दिया, जेंडर के लिए बना दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगला अपना ईमेल एड्रेस है, चलो ईमेल एड्रेस के लिए बना देते हैं एक सेक्शन, ईमेल एड्रेस। तो हम इधर लिख देता हूँ ईमेल एड्रेस, ईमेल ADDRESS ईमेल एड्रेस, ठीक है। इनपुट बॉक्स चालू करते हैं। अभी इनपुट बॉक्स क्या आएगा, अपना टेक्स्ट रहेगा, टेक्स्ट टेक्स्ट ईमेल एड्रेस ना, तो उसके लिए अलग से ईमेल होता है हमारे पास, ईमेल देखो ये रहा, ईमेल सेक्शन, ठीक है। अभी मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, अगर मैं इसका आउटपुट दिखाऊँ तो आपको एक बॉक्स दिखेगा जिसमें आप कुछ ईमेल वगैरह एंटर कर सकते हो। अभी ये कंफर्म करने के लिए कि भाई ये ईमेल है, ये कैसे करेंगे, करने के लिए तो हम कुछ भी एंटर कर सकते थे। तो समझो हमारे पास एक सबमिट बटन है, मैं बी आर टेग लगा देता हूँ, थोड़ा सा बी आर टेग और मैं एक इनपुट टाइप सबमिट बटन बनाता हूँ,
इनपुट इधर देखो हमारे पास एक सबमिट बटन होता है, सबमिट, ठीक है। इस सबमिट पे मैं लिख देता हूँ एस यू डी सबमिट लिख देता हूँ मैं, ठीक है। अगर मैं अभी जाता हूँ इस फॉर्म में और मैं एक ईमेल टाइप करता हूँ, उसको टाइप कर दिया मैंने, ठीक है, और सबमिट बटन क्लिक करता हूँ, देखो क्या मैसेज आया, प्लीज इंक्लूड, वापस से क्लिक करता हूँ, प्लीज इंक्लूड एन @ इन द ईमेल एड्रेस इज मिसिंग एन @ मतलब जीमेल एड्रेस बट ये @ मिस कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होता है, बिल्ट इन वैलिडेशन, ठीक है। तो हमारे पास HTML में कुछ बिल्ट इन वैलिडेशन भी है, ठीक है। जैसे कि बिल्ट इन वैलिडेशन आप देख ही रहे होगे, जैसे कि मैं इधर टेक्स्ट इंटर कर सकता हूँ, इधर मैं नंबर इंटर कर सकता हूँ, नंबर के अलावा मैं टेक्स्ट इधर इंटर कर ही नहीं सकता। इधर मैं ईमेल इंटर कर सकता हूँ, ईमेल के अलावा ऐसा कोई टेक्स्ट इंटर करोगे तो वो नहीं होगा। तो ये क्या होता है, बिल्ट इन वैलिडेशन होता है, मतलब करेक्ट डेटा डाल रहे हो कि नहीं डाल रहे हो, ये बिल्ट इन मतलब चेक भी किया जाता है, ठीक है। चाहिए तो हम उससे भी कर सकते हैं लॉजिक लगाकर जावास्क्रिप्ट में, बट अभी हमारे पास HTML में क्या हो रहा है कि बिल्ट इन वैलिडेशन है, तो हम उसका यूज कर लेंगे, जो हमारा काम क्या कर देगा, ईजी कर देगा थोड़ा, ठीक है। बट हमें कुछ कस्टम वैलिडेशन लगाना पड़ेगा, तो फिर हमको कोड करना है उसके लिए, अगर कस्टम वैलिडेशन है तो, ठीक है। बट अगर बिल्ट इन वैलिडेशन यूज करना है तो आप ऐसा यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी हमने क्या क्या बना लिया, ईमेल एड्रेस तक हम पहुंचे अभी तक। उसके बाद कुछ और भी है, जैसे कि पोजीशंस अवेलेबल है, जल्दी से पोजीशंस अवेलेबल बनाते हैं, ठीक है। नीचे चलते हैं ईमेल एड्रेस के नीचे, और इधर लिखता हूँ मैं पोजीशंस अवेलेबल, ठीक है। पोजीशंस अवेलेबल करते हैं, और अभी जैसे कि मैंने बताया था कि मैं यहाँ पर सिलेक्ट बॉक्स बनाने वाला हूँ, इसके लिए जूनियर डेवलपर, मिड लेवल डेवलपर और सीनियर डेवलपर के लिए, ठीक है। तो सिलेक्ट बॉक्स कैसे बनाएंगे, कैसा दिखेगा देखते हैं। तो हमको लिखना पड़ता है सिलेक्ट, सिलेक्ट लिखना पड़ेगा, एंटर मारो, ठीक है। अभी इसके अंदर आओ, सिलेक्ट बॉक्स के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर क्या करते हैं, हम ऑप्शंस बनाते हैं। ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जूनियर डेवलपर है, मिड लेवल डेवलपर है, सीनियर डेवलपर, कुछ ऑप्शंस है हमारे पास, जिसको हम किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शंस बनाना हमारे पास ऑप्शन, तो हमारे पास ऑप्शन टैग है, ठीक है। इस ऑप्शन टैग के अंदर आने का, इधर लिखने का क्या था पहले, जूनियर डेवलपर, जूनियर डेवलपर, ठीक है। जूनियर डेवलपर लिखा, दूसरा ऑप्शन बनाते हैं, ठीक है। मिड लेवल डेवलपर था, मिड लेवल डेवलपर है, एंड एक थर्ड ऑप्शन होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन ले लेते हैं, जिसमें सीनियर डेवलपर होगा, सीनियर डेवलपर होगा, ठीक है। आउटपुट देखते हैं इसका, देखो इस पोजीशन अवेलेबल, यहाँ पर सिलेक्ट बॉक्स बन के आ रहा है, जूनियर डेवलपर सिलेक्ट कर सकते हैं, मिड लेवल डेवलपर सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर सीनियर डेवलपर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से तुम्हें चाहिए था, तो इस तरीके से तुम्हें चाहिए था तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो, क्या लाइक रेडियो बटन, ठीक है। रेडियो बटन्स का यूज़ कर सकते हो, या फिर आप सिलेक्ट बॉक्स भी बना सकते थे, अगर मल्टीपल ऑप्शन दिए गए उसमें किसी एक ही ऑप्शन को अगर आपको चूज करवाना है तो, ठीक है। आगे का काम करते हैं हम लोग, फॉर्म बनाते हैं हम लोग, फॉर्म इधर गया। अभी क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है हमारे पास, जिसमें जावा, जावास्क्रिप्ट, पाइथन लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप अभी क्या हो सकता है कि समझो ये कोर्स का फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म है, तो मुझे जावा भी सीखना है, जावास्क्रिप्ट भी सीखना है, पाइथन भी सीखना है, तो मैं मल्टीपल सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो मल्टीपल सिलेक्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे वो देखते हैं अभी, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, ठीक है। तो मैं इसके नीचे आता हूँ, बी आर टेक लगा देता हूँ, बी आर टेक लगा देता हूँ, नीचे आता हूँ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लिख रहा हूँ, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अभी इसमें कैसा है कि तीन ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो मैं इधर लिखूंगा इनपुट चेक बॉक्स, चेक बॉक्स मुझे बनाना है, ठीक है। चेक बॉक्स लिख दिया मैंने, और जिसकी क्या था उधर जावा था, जावा लिख दिया मैंने। और सेकेंड चेक बॉक्स बनाते हैं हम लोग, जावा के पास हम जो जावा स्क्रिप्ट है, देन पाइथन, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट था ये, SCRIPT जावा स्क्रिप्ट, एंड दिस वन इज पाइथन, पाइथन, ओके डन। लेट्स सी द आउटपुट, आउटपुट क्या दिखेगा अपने को, ये। तो जावा पे सिलेक्ट किया, जावा स्क्रिप्ट पे भी कर सकता हूँ, पाइथन पे भी कर सकता हूँ, क्योंकि चेक बॉक्सेस है, हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। जब आपको सिंगल सिलेक्शन करना हो तो रेडियो बटन बना लो, मल्टीपल सिलेक्शन करना हो तो चेक बॉक्सेस बना सकते हो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। इस तरीके से तो हमने फॉर्म का एक और फील्ड बना लिया है। अब नेक्स्ट है हमारा पासवर्ड, देन कंफर्म पासवर्ड का, ठीक है। पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड बनाने जा रहे हैं हम लोग।
तो बी आर टैग लगा लेते हैं न्यू लाइन के लिए, बी आर टैग, देन पासवर्ड बनाना है, देन कंफर्म पासवर्ड बनाना है। तो पहले पासवर्ड का फील्ड बना लेते हैं, पहले तो पासवर्ड इनपुट, ठीक है। तो इसमें हम हमारे पास क्या होता है कि पासवर्ड करके बना बनाया फील्ड है पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड एंटर किया, चलो पासवर्ड फील्ड देखते हैं, आउटपुट दिखाता हूँ मैं आपको पासवर्ड। अभी जैसे कि मुझे कुछ भी एंटर करता हूँ तो आपको दिखता नहीं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या हो गया, पासवर्ड फील्ड हो गया, पासवर्ड फील्ड। कंफर्म पासवर्ड बनाना है तो सेम ही रहेगा, कुछ अलग नहीं रहेगा, सेम ही है, ठीक है। कंफर्म पासवर्ड हो जाएगा ये, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो ये हम कंफर्म पासवर्ड बना रहे हैं, नेवर सेव। तो ये कंफर्म पासवर्ड बन गया। तो इसमें भी क्या करेंगे, कुछ टाइप करेंगे तो दिखेगा नहीं, इसमें भी नहीं दिखेगा। तो ये पासवर्ड हो गया, कंफर्म पासवर्ड हो गया। नेक्स्ट हमारा कौन सा फील्ड है, एक सबमिट बटन तो हमने पहले ही बना रखा है, एक रीसेट बटन बनाना है। रीसेट बटन देखते हैं, रीसेट बटन कैसे बनेगा। तो सबमिट बटन के बाद रीसेट बटन, तो इनपुट एक हमारे पास रीसेट बटन होता है, थोड़ा सा नीचे आते हैं, इधर रीसेट आपको मिलेगा, रीसेट, ठीक है। यहाँ पर आप वैल्यू में लिख दो रीसेट, RESET रीसेट। यहाँ पर इसका एस कैपिटल कर देते हैं और आउटपुट देखते हैं हम लोग, आउटपुट क्या आएगा। तो देखो हमारे पास सबमिट बटन और रीसेट बटन। अच्छा ये न्यू लाइन में नहीं आ रहा है ना, इसको न्यू लाइन में भी करवा देते हैं, बी आर लगाते, बी आर, बी आर, तो न्यू लाइन में आ गया, ठीक है। तो सबमिट और रीसेट, जैसे कि मैं इसमें कुछ डेटा फिल करता हूँ, समथिंग डेटा विल बी फिल्ड बाय द यूज़र, ठीक है। उसको डेटा उसने फिल कर लिया, इसमें @gmail.com, इसमें डेटा कुछ फिल कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब सम रीसेट बटन पे क्लिक करके दिखाता हूँ, रीसेट बटन क्लिक किया तो सारा एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक फॉर्म भी बना लिया, ठीक है। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा टेब फॉर्म कैसे बनाना है HTML के अंदर। अगर क्लियर, प्रिय माइक ऑन कर दो। सिलेक्ट बॉक्स करके देख लीजिए, कहाँ पर किसके लिए बनाया था सिलेक्ट बॉक्स, मैंने पोजीशंस अवेलेबल के लिए बोले थे ना। दे देते, नेम देना आपको, इसमें तो नहीं होगा, ले लो नेम, दे के दिखाता हूँ, सीधा करके देखेंगे। चेक बॉक्स, ओके, चेक बॉक्स, चलो चेक बॉक्स में लगा के देख लेते हैं, उसमें क्या। चेक बॉक्स किधर है, तो इसके लिए ना, दे दो नेम। चेक बॉक्स का काम है मल्टीपल वैल्यू लेना, इसमें हम दे के देखते हैं, ठीक है। तीनों को मैंने ए दे दिया, चलो मैंने सेव किया कोड को, आउटपुट में देखने जाते हैं, लेट्स सी द आउटपुट एंड चेक बॉक्स, जावा स्क्रिप्ट, जावा पाइथन, ठीक है। इसमें सिलेक्ट कर पाते हैं, ये चेक बॉक्स होता है, चेक बॉक्स मतलब मल्टीपल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। तो इसमें हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं, डाउट क्लियर, ठीक है। तो देख लो नाम देखे, ठीक, कभी भी थोड़ा, ठीक है। अ, आगे क्या हम सीखते हैं, अभी प्रिया को बोला था ना, प्रिया माइक ऑन नहीं किए। तो अभी मुझे ये बताओ कि फॉर्म समझा तुमको, ओके डन, ठीक है, बोल। और रेडियो बटन का भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने नाम सबका अलग नहीं दिया ना, इसलिए अगर समझो तुम नेम अलग ही दे दो तो मल्टीपल सिलेक्शन ही हो रहा है। बट उसको रोकने के लिए हमने क्या किया कि नेम को सेम दिया था रेडियो, अगर नेम सेम दे दोगे तो वो एक ही फील्ड कंसिडर किया कि वो दिस इज अ सिंगल फील्ड ओनली। बट ऐसा भी कुछ नहीं है भाई, नेम भी, अब सेम से क्या हुआ, तो नेम से नेम तो अलग ही हो गया ना। नेम देखो बैकेंड में डेटा निकालने के लिए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, चेक बॉक्स मतलब मल्टीपल सिलेक्शन, ठीक है। चलो, तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, जरा मैं फिर से रिकैप बता दूं आपको। तो हमने टेक्स्ट को कैसे डिस्प्ले कराना है ये कवर किया, ठीक है। लिंकिंग हो गया हमारा,
कि एक पेज से दूसरे पेज पे कैसे जाना है। फॉर्म का बना दिया, फॉर्म बताया मैंने, टेबल बता दिया, ठीक है। ठीक है, तो एक्चुअली ये सभी चीज़ें हैं जो आपको अलग अलग तरीके से देखने को मिलेंगी अपने वेबसाइट पर, मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, कुछ और भी चीज़ें जो बच गया है उसको कवर करते हैं जल्दी से। वापस से मैं बेसिक डॉट एचटीएमएल में जाता हूँ, जिसमें मैं क्या थोड़ा सा इमेज वगैरह बारे में बताता हूँ, इमेज के बारे में, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक इमेज हमको चाहिए रहेगा डिस्प्ले करवाने के लिए, तो हम इमेज एक लेके आते हैं, इसी को पकड़ लेते हैं सब। सेव इमेजेस, ये मैं इसी इमेज को सेव कर लेता हूँ। कहाँ सेव करूँ, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फर्स्ट वीक HTML, ठीक है। इसके अंदर मैं इस फॉर्म को सेव कर लेता हूँ, ए के नाम से सेव कर देता हूँ, ठीक है। ए के नाम से सेव कर दिए, AVIF है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। इमेज इमेज डिस्प्ले कराने के लिए हमारे पास क्या है, IMG टैग होता है, ठीक है। वापिस से ये क्या होगा, जेंगो टेम्पलेट बन गया, वापिस से जेंगो टेम्पलेट है, नॉर्मल HTML इसको करते हैं HTML, ठीक है। तो हमारे पास IMG टैग है इमेज के लिए, इंटर मारते हैं। SRC, इसमें दो एट्रीब्यूट है, SRC और ALT, दोनों का यूज करके देखेंगे कि क्या मतलब है। SRC मतलब सोर्स, इसमें मुझे फाइल का नाम देना है, मेरे इमेज फाइल का नाम देना है, तो मेरी इमेज फाइल का नाम क्या हो गया, ये हो गया। फिर हम इसको सेव करके आउटपुट कर दिखाता हूँ मैं, ओपन विद लाइव सर्वर, आउटपुट देखते, देखो ये आउटपुट आ रहा है। थोड़ा सा मैग्नीफाई ज़्यादा है, थोड़ा सा कम करता हूँ इसको, 100 पे कर देता हूँ, आउटपुट आ गया सामने, ठीक है। तो ये आउटपुट हो गया। इस तरीके से मैं इमेज डिस्प्ले करा सकता हूँ। समझो ये इमेज लिखते समय कुछ एरर आ गया, या ये इमेज लोड नहीं हो पा रहा है अपने साइड में, जिसके मैंने नाम गलत दे दिया, AB दे दिया मैंने, A.AV, इसका जो एक्सटेंशन था वो रॉन्ग दिया मैंने। पर अल्टरनेट में कुछ लिख देता हूँ, एरर वाइल लोडिंग, LOADING, एरर वाइल लोडिंग, ठीक है। अब मुझे क्या देखने को मिलेगा वो देखते हैं, ठीक है। तो इमेज के लिए मुझे ये दिख रहा है, और एरर वाइल लोडिंग करके दिख रहा है, एरर वाइल लोडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से अगर समझो इमेज डिस्प्ले नहीं हुआ, तो उस समय क्या दिखना चाहिए, उसका अल्टरनेटिव क्या है, अल्टरनेटिव, तो उसके लिए हमारे पास ALT करके टैग होता है, ALT अल्टरनेटिव, ठीक है, एरर वाइल लोडिंग। इसका समझो तुमको हाइट विड्थ अगर सेट करना हो, समझो अभी नाम सही है, और ये कुछ ज़्यादा बड़ा इमेज दिख रहा था मुझे को, ठीक है, वो ज़्यादा बड़ा इमेज है, इसका हाइट और विड्थ सेट करना है। तो हमारे पास क्या है, इसमें कुछ और भी एट्रीब्यूट है, जैसे कि हाइट का यूज़ कर सकते हो, जैसे कि मैंने दे दिया 200, एंड विड्थ का दे सकते हो 200, मैंने दे दिया 200। आउटपुट देखते थोड़ा सा छोटा हो जाए, बहुत ही ज़्यादा छोटा हो गया वो तो, ठीक है। तो हाइट में मैं इसको थोड़ा सा 400, एंड विड्थ में थोड़ा सा 600 तक दे देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आउटपुट देखते हैं थोड़ा ऐसा दिखेगा, ठीक है। इसकी मदद से क्या कर सकता हूँ मैं अपना, उसका हाइट विड्थ को थोड़ा कंट्रोल कर सकता हूँ एट्रीब्यूट की मदद से। बट मोस्टली हम ये जो चीज़ होता है ना, हम CSS की मदद से करते हैं, इसकी मदद से नहीं करेंगे। बट फिर भी HTML में हमारे पास इसके लिए एट्रीब्यूट है, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये इमेज का हुआ। समझो हमारे पास कोई ऑडियो फाइल है, MP3 फाइल, ठीक है, उसको मुझे डिस्प्ले कराना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। तो इधर ही मैं दिखाता हूँ आपको कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए मेरे पास समझो ऑडियो टैग है, मेरे पास ऑडियो टैग, इंटर करता हूँ, ओपन हुआ। अब ऑडियो में भी क्या है, सेम SRC करके लिखा हुआ है, बट समझो मेरे पास अभी कोई MP3 का फाइल तो नहीं है मेरे पास, बट समझो होता, ठीक है, और मैंने इधर नाम दे दिया होता है A.MP3 करके, ठीक है, A.MP3 करके मैंने दे दिया होता। अगर मैं इसका आउटपुट देखना चाहूँ, आउटपुट देखता तो कुछ भी नहीं दिखता मुझे, कुछ भी अलग नहीं दिखता, नो डिफरेंस, ठीक है। क्यों, क्योंकि मुझे एक इधर एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है, उसका नाम है कंट्रोल्स, ठीक है, कंट्रोल्स, TROLS, कंट्रोल्स, कंट्रोल्स लिखो, अब देना आउटपुट देखो। तो आपको देखो ये एकदम लेफ्ट साइड में, लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में आपको ये दिख रहा होगा MP3 प्लेयर, ठीक है। तो बेसिकली अभी ये एक्टिव नहीं है, क्योंकि मैंने जो फाइल का नाम दिया वो उसको नहीं मिल रहा है, A.डॉट में MP3 प्रोवाइड कर रहा हूँ, बट उसको मिल नहीं रहा है, इसलिए वो डिस्प्ले नहीं करा पा रहा। अब क्या करना, आप MP3 फाइल आपके सिस्टम में हो सकता है MP3 फाइल, आप इसी वाले फोल्डर में MP3 का फाइल रखना, और उसका नाम इधर दे देना जस्ट, और वो आपको एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, आपका काम करने लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, ठीक है। जैसे कि मैं वीडियो का दिखाता हूँ, अगर समझो आपके पास कोई एक वीडियो फाइल होती है और उसको दिखाना है, तो समझो आप A.MP4 लिख देते हैं यहाँ पर सोर्स में, A.MP4,
ठीक है, अभी इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर आपको एक वीडियो प्लेयर दिखना चाहिए, बट अभी दिख नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि नहीं दिख रहा, क्योंकि कंट्रोल्स लिखना पड़ता है। ठीक है, कंट्रोल्स इधर पे लिखना पड़ेगा, कंट्रोल्स। जैसे ही कंट्रोल्स दिखे, अब आउटपुट देखो तो आपको दिखनेगा एक वीडियो प्लेयर। ठीक है, अभी ये भी नहीं दिखेगा। ठीक है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। जैसे ही आप इसमें एक लाइक सोर्स, ये जो है फाइल का नाम, वो करेक्ट दे दोगे तो आपका ये प्ले होने लगेगा। ठीक है, सारे एक्सेस इसमें सारे फॉरवर्ड बटन है, पॉज बटन है, स्टॉप बटन है, बैक बटन है, सब कुछ है। डाउनलोड का भी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, कुछ ऑप्शन सब बिल्ट इन आते हैं जो अच्छा है। ठीक है, आप इसको ट्राई करो घर पे, आपके लिए टास्क हो जाएगा कि आपको घर पे ये ट्राई करना है आज। ऑडियो का ट्राई करना है, वीडियो का ट्राई करना है। ठीक है, ऑडियो वीडियो आपको ट्राई करना है आज। ठीक है, तो ऑडियो वीडियो हो गया। तो थोड़ा हम लोग थोड़ा सी एस एस की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा सी एस एस को भी देख के चलते हैं ना आज। सी एस एस हमारा रह गया आज, सी एस एस की तरफ थोड़ा बढ़ेंगे। एक नया फोल्डर बना लेता हूँ, इसके बाद सी एस एस करके फोल्डर बना लिया मैंने। ठीक है, तो सी एस एस में मैं आपको पहले बताऊंगा तरीके, मतलब किस किस तरीके से हम सी एस एस लिख सकते हैं अपने फाइल में। समझो मेरे पास यही वाला फाइल है और बेसिक डॉट एच टी एम एल, या मैं नया फाइल बना लूँगा अभी सी एस एस के अंदर। ठीक है, चलो नया फाइल बना लेंगे। तो मैं फोल्डर बना लेता हूँ वेस करके। वेस मतलब क्या क्या तरीके हैं सी एस एस लिखने के। पहला मैं लिखाऊंगा इनलाइन सी एस एस, तो मैं लिख देता हूँ इनलाइन डॉट एच टी एम एल। इनलाइन डॉट एच टी एम एल लिखा मैंने। यहाँ पर ये जेंगो टेम्पलेट आ रहा होगा, जेंगो। इसको मैं क्या करता हूँ, नॉर्मल एच टी एम एल में कन्वर्ट कर लेता हूँ। एच टी एम एल चालू करते हैं, जो अननेसेसरी चीज़ें मैं उसको रिमूव कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, और इधर मैं लिख देता हूँ इनलाइन। ठीक है, इनलाइन सी एस एस लिख देते हैं। और समझो मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, H1 लिखता हूँ मैं, और H1 में क्या है मेरा वेब एप्लीकेशन लिखते हैं, WPLICA वेब एप्लीकेशन। ओके, इसको रन करके देखते हैं हम लोग, ओपन विथ लाइव सर्वर। तो हमको एक कंटेंट दिख रहा है। ठीक है, अभी क्या करना है मुझे, इसमें सी एस एस लगाना है। और सी एस एस का नाम भी क्या, पहला तरीका हम इनलाइन सी एस एस देखने जा रहे हैं। इनलाइन सी एस एस कैसे लगता है, जैसे कि समझो ये H1, इसमें मुझे स्टाइल लगानी है, इसका जो टेक्स्ट कलर है मुझे चेंज करना है। तो मैं इधर क्या करूँगा, स्टाइल लिखूंगा, स्टाइल। ठीक है, स्टाइल। और फिर मैं क्या लिखूंगा, प्रॉपर्टी, कि मैं किस प्रॉपर्टी को यूज़ करना चाहता हूँ। मैं कलर को यूज़ करना चाहता हूँ, ये होता है टेक्स्ट कलर के लिए कलर। ठीक है, कॉलन लगाने का। ठीक है, उसके अंदर जो भी आपको कलर चाहिए वो लिखने का। ठीक है, देखो जरा सिंटेक्स को जरा समझ के चलो। ऐसी सी एस एस लिखते हैं, पहले प्रॉपर्टी का नाम लिखते हैं, कॉलन लगाते हैं, और फिर वैल्यू का नाम लिखते हैं। प्रॉपर्टी और वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू, ऐसे ही चलता है, की वैल्यू पेयर में चलता है। तो हम प्रॉपर्टी लिखते हैं, कॉलन लगाते हैं, वैल्यू लिखते हैं उसका। तो कलर रेड होना चाहिए। और जब ये प्रॉपर्टी खत्म हो जाता है तो हम लोग सेमी कोलन से इसको बंद करते हैं, मतलब ये जो प्रॉपर्टी है वो एंड हो गया। ठीक है, क्या क्या था, प्रॉपर्टी था, कॉलन था, और फिर वैल्यू था। ठीक है, एक प्रॉपर्टी जिसके भी दूसरा प्रॉपर्टी भी लगा सकते हो, जैसे कि इसका बैकग्राउंड कलर लगाना चाहता हूँ, बैकग्राउंड कलर में इसका लगाना चाहता हूँ ब्लू। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर्टी हुआ, और ये एक पूरा एक प्रॉपर्टी हुआ। ठीक है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने इधर सेमीकोलन लगाया। ठीक है, बट ये जो प्रॉपर्टी और वैल्यू उसको सेपरेट करने के लिए हमने इधर कॉलन लगाया, ये याद रखना। ठीक है, सिंटेक्स इंपॉर्टेंट है, सिंटेक्स को मत भूलना कि किस तरीके से करें। जरा इसका आउटपुट भी देखते हैं, बस बना लिए, आउटपुट भी देखते हैं जरा इसका। तो इस तरीके से आउटपुट हमको दिख रहा है। तो जो बैकग्राउंड कलर था इसका ब्लू हो गया है, और जो इसका टेक्स्ट का कलर था वो रेड हो गया है। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा नहीं दिख रहा है ये, तो बैकग्राउंड जो कलर है मैं उसको हटा देता हूँ फिलहाल के लिए, अच्छा नहीं लग रहा, हटा दिया। बैकग्राउंड कलर देखते हैं, तो अभी थोड़ा ठीक है, वेब एप्लीकेशन रेड कलर में दिख रहा है। तो ये हमारा इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम इनलाइन सी एस एस लगा सकते हैं। सेम अगर मैं पैराग्राफ टैग होता उधर भी मैं इनलाइन सी एस एस, समझो यहाँ पर भी लिखा होता मैं वेब एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन यहाँ पर, और यहाँ पर मुझे इसका कलर जो देना है ब्लू देना है, स्टाइल लगाता हूँ मैं। ठीक है, इसका जो कलर है मैं इसका कलर दे देता हूँ ब्लू। आउटपुट देखते हैं, तो ब्लू को छोटा सा दिख रहा है क्योंकि वो हेडिंग टैग था अपना H1, और ये अपना नॉर्मल सा पैराग्राफ टैग है। ठीक है, वेब है, ब्लू कलर में आपको दिख रहा है, यहाँ थोड़ा मैग्नीफाई करके दिखा दूँ, ब्लू कलर है। ठीक है, थोड़ा छोटा नॉर्मल पे कर दिया मैंने।
ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनलाइन सीएसएस लिख सकते हैं डायरेक्टली। जो टैग होता है अपना उसी के अंदर सीएसएस लगाना, ये इनलाइन सीएसएस होता है। ठीक है, टैग के अंदर डायरेक्टली सीएसएस यूज करें, इनलाइन सीएसएस। नेक्स्ट हम देखते हैं इंटरनल सीएसएस। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फाइल का नाम रहेगा इंटरनल। ठीक है, इंटरनल डॉट एच टी एम एल बनाता हूँ मैं फाइल का नाम। यहाँ से कुछ चीज़ें मैं कॉपी कर लूँगा इधर। ठीक है, इसका नाम रख देते हैं इंटरनल। अभी इंटरनल सीएसएस के लिए मैं क्या कर लूँगा, ये चीज़ को मैं इधर से हटा दूंगा, ये मुझे नहीं चाहिए, लाइन सीएसएस का पार्ट हटा दिया मैंने। ठीक है, अभी इंटरनल सीएसएस हम कैसे लगाएंगे, तो इंटरनल सीएसएस लगाने के लिए हम क्या करेंगे, हेडिंग टैग के अंदर आएंगे, वहाँ पर मैं एक स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा। ठीक है, स्टाइल टैग अच्छा ये जेंगो टेम्पलेट है अभी फिलहाल के लिए, जेंगो टेम्पलेट नॉर्मल HTML कर देता हूँ, नॉर्मल HTML। ठीक, तो स्टाइल टैग यूज़ करने का इस तरीके से। अभी जैसे कि मुझे ये जो H1 है उसको कलर करना है, तो मैं कैसे करूँगा, मैं इधर H1 लिखूँगा, करली ब्रेसेस चालू बंद करूँगा, यहाँ पर मैं प्रॉपर्टी का नाम लिखूँगा, कलर को चेंज करना है मुझे, कलर। ठीक है, क्या कलर करनी है, रेड करना है और बंद करना। इस तरीके से मैं H1 जो था उसको टारगेट मारा और उसका जो प्रॉपर्टी था चेंज किया, रेड कलर किया, उसको टेक्स्ट किया। समझो मुझे पैराग्राफ को करना है तो नीचे आऊँगा, पैराग्राफ को टारगेट मारा, करली ब्रेसेस चालू बंद किया, कलर लिखा और इसको मैं क्या कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ। ठीक, सेमीकोलन से बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब इसको भी रन करके देखते हैं, ओपन विथ लाइव सर्वर चालू हुआ। ठीक है, तो वही चीज़ है, यहाँ पर आप देख सकते हो फाइल का नाम क्या है, इंटरनल डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इंटरनल। तो इस तरीके से हम लोग इंटरनल सी एस एस लगा सकते हैं। ठीक है, तो हमें दो सी एस एस देखा, इनलाइन सी एस एस एंड इंटरनल सी एस एस। अभी हम जा रहे हैं एक्सटर्नल सी एस एस की तरफ। ठीक है, एक्सटर्नल सी एस एस को बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम रहेगा मेरा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करके एक फाइल बना दिया जिसमें सेम कोड वो जो था वो कॉपी कर दिया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्सटर्नल EXTRNL एक्सटर्नल दो CSS, और यहाँ पर मैं ये सब नहीं लगाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर मैं नहीं लगाने वाला, तो बस इतना है अपने पास। और अब क्या करूँगा, एक फाइल और बनाऊंगा CSS का, जैसे कि मैं लिख दिया मैं इंडेक्स डॉट CSS। तो मैंने एक CSS का फाइल बनाया जिसमें मैं सिर्फ CSS लिख सकता हूँ, ओनली CSS। ठीक है, अभी CSS में क्या है कि मुझे किसको टारगेट मारना था, मुझे H1 को टारगेट मारना है, H1 को। तो H1 को टारगेट मारते हैं हम लोग, H1 को टारगेट मारा। ठीक है, अभी क्या करना है, इसमें थोड़ा सा कलर, जैसे कि इसका कलर वापस से हम लोग सेम एग्जांपल लेके कंटिन्यू करते हैं आगे का, और इसको रेड कलर करना है, या थोड़ा इसमें चेंज करते हैं, इस बार इसको ब्लू कर लें। ठीक है, इस बार इसको ब्लू कर लें, चलो। और ये जो P है पैराग्राफ, उसको मुझे क्या करना है, उसको मैं रेड कर देता हूँ इस बार। नीचे आऊँगा, P लिखूँगा, टारगेट मारूंगा, इसके जो कलर है मैं इसको रेड कर दूंगा। चलो ठीक है, तो अब इसको रन करके देखते हैं, ओपन। अभी ये जेंगो टेम्पलेट है फिलहाल, इसको मैं नॉर्मल कर देता हूँ HTML, ओपन विथ लाइव सर्वर, और आप देख सकते हो ब्लू कलर हुआ नहीं। अच्छा देखो, अभी तो हुआ ही नहीं, एक चीज़ हम मिस कर गए। ठीक है, तो हमने ये जो CSS का फाइल है बाहर लिखा है, हमको क्या करना पड़ेगा, इस CSS फाइल को और इंडेक्स डॉट HTML को लिंक करना पड़ेगा। बाकी पेज को मैं बंद कर देता हूँ फिलहाल के लिए, बाकी पेज मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास दो फाइल है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, इंडेक्स डॉट सी एस एस। ठीक है, अब इन दोनों को लिंक करना है, कैसे लिंक करना है, तो हेडिंग टैग के अंदर आना, हेडिंग टैग के अंदर उधर मुझे लिंक लिखना है। ठीक है, लिंक, और सी एस एस चूज़ करना है, सी एस एस को इंक्लूड करना है मुझे। ठीक है, मेरे सी एस एस फाइल का नाम क्या है, इंडेक्स डॉट सी एस एस मेरे फाइल का नाम है। अभी आउटपुट देखते हैं, तो देखो अभी जो हमारा ये था वो ब्लू कलर में हो गया और ये रेड कलर। ठीक, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, तीन तरीके से CSS अप्लाई कर सकते हैं अपने वेब पेज में। ठीक है, कौन सा तरीका था, पहले हमने इनलाइन CSS देखा, देन इंटरनल CSS, देन एक्सटर्नल CSS। ओके, तो तीनों में से हम कब कौन सा यूज़ करें, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि कब कौन सा यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो समझो आपके पास 20-30 पेजेस है। ठीक है, और सेम CSS आपको सारे पेज में लगा, सेम CSS लगा। ठीक है, तो आप क्या करो, एक्सटर्नल उसका फाइल बना के रख लो, जिसकी मैंने इंडेक्स डॉट सी एस एस मैंने एक्सटर्नल बना के रख लो, उसको सारे फाइल में इंक्लूड कर लो। तो क्या होगा, जो सेम CSS था सारे पेजेस में अप्लाई हो, तो इसे आपको बार बार हर पेज में कोड अलग से नहीं लिखना पड़ा।
एक ही बार लिखा और उसको आपने बार बार यूज़ कर लिया, तो ये एक्सटर्नल सीएसएस का फायदा होगा। अब क्या है, समझो आपको एक पर्टिकुलर पेज है, ठीक है, उसी में वो सीएसएस लगाना है, दूसरे पेज में नहीं जाना है, तो उसी में लगाना है तो आप इंटरनल सीएसएस का यूज़ कर सकते हो, तो उसी पेज के लिए वो वैलिड है, उसी पेज में वो यूज़ हो पाएगा, ठीक है। अब समझो अब पेज तो ठीक है, बट मुझे पर्टिकुलर कोई इलेमेंट है, जैसे कि इनपुट बॉक्स है या कोई टेक्स्ट वगैरह है, ठीक है, कोई इमेज वगैरह है, उस पर सीएसएस लगाना है, ओनली वन फील्ड, ठीक है। तो उसी पर्टिकुलर के लिए लगाना है तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इनलाइन सीएसएस उसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप इनलाइन, इंटरनल, एक्सटर्नल सीएसएस, तीन तरीके से सीएसएस लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी नेहा, मेरा माइक ऑन करना और बताना ये समझ में आया आपको सीएसएस कैसे कैसे यूज़ करना है। ओके, तो अभी ओके, तो अभी क्या करते हैं ना, अभी थोड़ा सा सीएसएस का हो गया, अभी सिलेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं। सिलेक्टर्स, अब ये क्या होता है थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। तो मैं एक और फोल्डर बना, फोल्डर नहीं, डायरेक्टली फाइल का नाम लिखते हैं, नाम रहेगा ये इसके अंदर ही आ रहा है, सीएसएस को टारगेट मारा और ये फाइल करता हूँ, ठीक है। इसके फाइल का नाम क्या रखें हम लोग, सिलेक्टर्स, SELECTORS, सिलेक्टर्स डॉट HTML। तो सिलेक्टर्स डॉट HTML लगती है, ये जो ऐसी का बना हुआ उसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट, सिलेक्टर्स बना, ठीक है। चलो इधर लगाते हैं HTML, अभी फिर से जैंगो टेम्पलेट है, जैंगो HTML ये रहा, ठीक है। जो अननेसेसरी हटा दो, नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। इधर मैं क्या लिख दूंगा, सिलेक्टर्स सीख रहे हैं हम लोग, सिलेक्टर्स। बस ये वो टाइटल बार बार लिख रहा हूँ, आपको पता ही कहाँ आता है, ठीक है। चलो इसको रन करके दिखाता हूँ। तो अभी देखो इतने सारे टैग ओपन हो गए हैं भाई, सबको बंद कर देता हूँ, काफ़ी आ गए टैग, ठीक है। ये अपना सिलेक्टर्स वाला है ना, सिलेक्टर्स वाला पेज है। तो सिलेक्टर से कोई इधर लिख के आता है जो टाइटल हम लिखते हैं, ये भी काम करें, टाइटल, सिलेक्टर्स, तो टाइटल इसके लिए होता है। चलो आगे चलते हैं। अभी सिलेक्टर समझो मेरे पास बॉडी टैग में ना कुछ मैंने मैं इधर से उठा लेता हूँ, ये जो अपना HTML में बेसिक वाला था ना, बेसिक डॉट HTML, यहाँ से कुछ कंटेंट उठा लेते हैं, या इतना बहुत हो गया, इतना बहुत, और इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है। चलो हो गया। अभी इसी को टारगेट मार मार के हम लोग CSS अप्लाई करेंगे और सिलेक्टर्स के बारे में समझेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, स्टाइल टैग चालू करता हूँ। तो पहला तो मेरा टैग सिलेक्टर है, देखो, जिसके मुझे H1 को टारगेट मारना है, इस वाले H1 को। तो मैंने सीधा H1 लिखा और मैंने किया, और मैंने इसका कलर क्या किया, रेड कर दिया, ठीक है। कलर सिंटैक्स गड़बड़ हो गया, कॉलन नहीं डाला, ठीक है। तो आप इसको क्या कर सकते हो, टैग सिलेक्टर बोल सकते हो या नेम सिलेक्टर बोल सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली जो टैग का नाम था मैंने डायरेक्टली उसको यूज़ किया, टैग के नाम को यूज़ कर, टैग का नाम जो भी होना था, H1 है, पैराग्राफ टैग है, स्पैन टैग है, ठीक है, बॉल्ड टैग है, या फॉर्म हो गया, टेबल हो गया, सीधा आप नाम का यूज़ करके लगा रहे तो उसको टैग सिलेक्टर, नेम सिलेक्टर बोलकर, ठीक है, उस पर CSS इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। कैसे, पहले उसका नाम लिखा मैंने, उसका जो भी नाम है, करली ब्रेसेस चालू बंद किया, और जो भी CSS की प्रॉपर्टी आपको उस पर अप्लाई करनी है वो लिख दो, ठीक है। अब जैसे मैं इसको आउटपुट अगर देखा हूँ आपको, ओपन विथ लाइव सर्वर, तो ये जो पहला वाला था वो रेड कलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, उसका जो टेक्स्ट कलर था वो रेड कलर हो गया उसका। तो इस तरीके से मैं क्या टैग सिलेक्टर यूज़ कर सकता हूँ, ये टैग सिलेक्टर था, सिलेक्टर मतलब मैं एलिमेंट को किस तरीके से सिलेक्ट करके CSS अप्लाई करूँ, तो सिलेक्टर की मदद से अप्लाई कर सकता हूँ, जिसमें वजह से मैंने पहला टैग सिलेक्टर या नेम सिलेक्टर आप बोलो इसको, ठीक है, उसका हमने यूज़ देखा कैसे कर सकते हैं। दूसरा समझो, अभी मेरे पास कभी दो पैराग्राफ टैग है ना, इसमें से बोल्ड टैग मैं हटा देता हूँ, इधर से बोल्ड मुझे अभी नहीं चाहिए फिलहाल के लिए। समझो मेरे पास क्या है, दो पैराग्राफ टैग है, ठीक है। दोनों पैराग्राफ टैग में मुझे पहले मैं सेम नेम सिलेक्टर लगा के दिखाता हूँ। मैंने नाइट लगाया और मैंने अगर कलर दोनों का ब्लू करना चाहा, ठीक है, और आउटपुट अगर मैं देखूंगा तो दोनों जो पैराग्राफ लिखते हैं दोनों का कलर ब्लू हो गया। तो बस इसको मैग्नीफाई भी कर देता हूँ, ठीक है। तो दोनों का कलर ब्लू हो गया, ठीक है, दोनों का कलर। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक ही का कलर ब्लू चाहिए, दूसरे का समझो मुझे पिंक चाहिए, ग्रीन चाहिए, ठीक है। तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं इसका आगे इधर ID लिख सकता हूँ, ID, इसको एक ID देता हूँ, ठीक है। जिसकी इसका ID दिया मैंने, फर्स्ट पैरा नाम दे दिया, फर्स्ट पैरा, इसका नाम फर्स्ट पैरा है, ठीक है। अभी ID की मदद से मैं इसको CSS लगाऊंगा, कैसे लगाऊंगा दिखाता हूँ।
इधर मैं आता हूँ, मैं हैशटैग लगाऊंगा, इधर मैं लिखूंगा फर्स्ट पैरा, करली ब्रेसेस चालू पर, इसका जो कलर है मैं इसको ग्रीन करवा दूंगा, ग्रीन, एक ग्रीन कलर करेंगे इसका, ग्रीन हम लोग कर देते हैं, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखते हैं, जो अपना फर्स्ट वाला पैराग्राफ होगा उसका ग्रीन हो जाएगा, थोड़ा ग्रीन हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूँ, आईडी सिलेक्टर की मदद से किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को टारगेट मार सकता हूँ। जैसे कि दो पैराग्राफ एक थे, बट मुझे पहले वाले पैराग्राफ एक को ही अप्लाई करना था, तो इसलिए मैंने उसको एक अलग से आईडी दिया और उसका मैंने यूज़ करके उसको अब सीएसएस अप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी समझो आईडी तो ठीक है, अभी समझो इसका मैंने दूसरा आईडी दिया, चलो इसको भी आईडी देके देखते हैं हम लोग। आईडी देता हूँ, उसका नाम रखते हैं हम लोग सेकेंड पैरा, सेकेंड पैरा मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक है। सेकेंड पैरा, अभी इस पर दूसरा सीएसएस अप्लाई करना है तो उसको हैशटैग लगाओ, सेकेंड पैरा लिखो, सेकेंड सेकेंड पैरा, ठीक है। इसमें कोई कलर अप्लाई कर दो या बैकग्राउंड कलर जो भी आपको अप्लाई करना हो अभी फिलहाल के लिए। मैं अप्लाई कर देता हूँ ये कलर, आई थिंक ठीक है, ये कलर अप्लाई कर दिया, ठीक है। आउटपुट देखते हैं, तो एक कलर अप्लाई हो गया इसके ऊपर, ठीक है, सेकेंड पैरा के। तो देख लो आप, थोड़ा सा है, जिसकी मैंने पहले पैराग्राफ लगाया था ब्लू, बट अभी कोई पैराग्राफ है ही नहीं, क्योंकि हमने आईडी को टारगेट मार के किया है, सीधा सीधा आईडी, ठीक है। तो सीएसएस बदल जाता है, अगर समझो मैंने ये पैराग्राफ को अब नीचे लिख दिया, नीचे पहले ऊपर लिखा था नीचे लिख दिया, ठीक है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि मैंने उसको आईडी को टारगेट मारा, ठीक है। तो आईडी क्या होता है, ज़्यादा प्रेफरेंस होता है, ठीक है, प्रेफरेबल। तो आईडी ज़्यादा प्रेफरेंस है, आपने ये यूनिवर्सल सिलेक्टर जैसा हो गया, मतलब आपने सब जितने भी पी थे आपके वेब पेज में सबको बोल दिया, सबको ब्लू करना, बट आपने किसी एक स्पेसिफिक को टारगेट मार दिया, जिसका आईडी फर्स्ट पैरा है उसका कलर यही होना चाहिए, जिसका आईडी सेकंड पैरा है उसका कलर ये होना चाहिए, तो उसका आईडी उसका कलर अब यही होगा, ठीक है। अब इसके अलावा समझो हमारे पास एक स्पेन टैग भी, इसमें भी बॉन्ड टैग है, उसको भी हटा दूंगा, मुझे अभी नहीं चाहिए, बस स्पेन टैग चाहिए, 3 स्पेन टैग है हमारे पास, ठीक है। अभी तीनों को मुझे अलग अलग कलर देना है। अगर मैं सीधा एक टारगेट मारूँ, जैसे कि मैंने इधर लिख दिया स्पेन, मैंने इधर लिखा स्पेन, और स्पेन करके कोई भी कलर अप्लाई करते हैं जल्दी से, और कौन सा कलर दे, समझो थोड़ा सा अभी डार्क ब्लू दे देते हैं इसको थोड़ा सा, ठीक है। अभी जितना भी स्पेन होगा सब डार्क ब्लू हो जाएगा, देख लो ये डार्क ब्लू, थोड़ा सा और मैग्नीफाई करना दे देता हूँ मैं, ठीक, तो ब्लू टाइप में हो गया थोड़ा, ठीक है। बट मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, जितने भी स्पेन है ना सब पे अलग अलग सीएसएस अप्लाई। तो कैसे करूँगा, तो मैं एक और चीज़ आईडी का तो यूज़ कर ही सकता हूँ, जैसे आपने पहले सीखा, पर आईडी के अलावा मेरे पास दूसरा भी है, क्लास का भी यूज़ कर सकता हूँ। क्लास, समझो मैंने इसका क्लास दिया ए, और इसका क्लास दिया बी, ठीक है, इसका क्लास दिया बी, थर्ड वन का क्लास दिया मैंने क्लास सी, ठीक है, ए बी सी, 3 क्लास हो गए हमारे पास। अभी क्लास को कैसे यूज़ करना है, तो डॉट लगाना है, ए लिखना है, ठीक है। अब इसमें कोई भी सीएसएस अप्लाई कर लेना, जैसे कि मैंने कलर लिखा, और कलर मैंने इसका एक्वा कर दिया पहले का, बी लिखा मैंने, बी का जो कलर था मैं कुछ और कर देता हूँ, ठीक है। और क्या करें, तुम जो ये वाला कलर कर देते, पता नहीं कौन सा स्किन कलर है शायद, डॉट सी लिख देते हैं, इसका कलर दूसरा करते हैं, ठीक है, इसका कलर मैं कर देता हूँ ग्रीन कर देते हैं, चलो थर्ड कलर कर दिया। आउटपुट देखते हैं, 3 कलर देखो, 3 कलर मिक्स, तो तीनों जो स्पेन थे तीनों का अलग अलग कलर आ गए। तो इस तरीके से तुम क्या कर सकते हो, आईडी का यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। तो हमने क्या क्या देखा अभी, टैग सिलेक्टर देखा, आईडी सिलेक्टर देखा, क्लास सिलेक्टर देखा, ठीक है, टैग सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर। हमारे पास एक और दिखाता हूँ, एक यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है, समझो स्टार मार के आपने अप्लाई किया, स्टार मतलब सब पे अप्लाई करो, जितना भी सब पे, ठीक है। तो सब पे क्या अप्लाई करने का, बैकग्राउंड कलर अप्लाई कर दो, बैकग्राउंड कलर नहीं, थोड़ा बेकार दिखने लगेगा, कलर ही अप्लाई करते हैं कुछ। हम तो कौन सा कलर जो अप्लाई नहीं किया हमने, ग्रे कलर अप्लाई करेंगे कुछ, ये पिंक कलर देख लेते हैं, और पिंक है, ठीक है। तो जितना भी बाकी कंटेंट होगा ना सब पिंक हो जाएगा, जिस पे भी हमने सीएसएस अप्लाई नहीं किया होगा, ठीक है। तो उसको यूनिवर्सल सिलेक्टर देते हैं, तो बचा हुआ जितना भी कंटेंट है जिसमें कोई सीएसएस वगैरह नहीं अप्लाई हुआ है, तो उस पर ये बाय डिफॉल्ट ही अप्लाई हो जाएगा, ठीक है।
समझो हमारे पास कुछ टैग थे जैसे कि H3 और H4, ठीक है, H3 और H4 यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, थोड़ा समझ में आए। ये H3 हमारा H3 है और ये हमारा क्या है H4 है, ठीक है। अब इसको मुझे टारगेट मारना है, कैसे कैसे कर सकता हूँ, देखो ऐसा भी कर सकता हूँ, H3 और H4 ऐसा तो मैं दोनों साथ में लिखा और उसको मैं CSS अप्लाई करता हूँ कलर की अपने। इसको मैं देता हूँ ब्राउन कलर देना चाहूँगा 3 और 4 को, और आउटपुट देखते देखो 3 और 4 अपने ब्राउन कलर में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, मल्टीपल सिलेक्टर, मल्टीपल मल्टीपल सिलेक्टर। तो इस तरीके से तुम CSS अप्लाई कर सकते हो। हमने क्या क्या देखा, टैग सिलेक्टर, ID सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, यूनिवर्सल सिलेक्टर, साथ में एट द एंड हमने देखा अभी मल्टीपल सिलेक्टर की कैसे अप्लाई करना, ठीक है। तो ये थोड़ा CSS के बारे में होगा, ठीक है। अभी क्या है कि जैसे कि अभी सेशन ओवर होने का टाइम आ गया, तो अभी जैसे कि कल नेक्स्ट सेशन होगा तो जाने से पहले कुछ टास्क वगैरह दे के जाते हैं, ठीक है। तो आपने अभी आज HTML और CSS के बारे में थोड़ा बेसिक देखा है, तो जो सीखा उसी पे टास्क देते हैं। तो एक तो टास्क मैंने दे रखा है आपको, ठीक है। पहला है कि ऑडियो वीडियो है, ठीक है, कि मैंने इधर एक फाइल बनाई थी basic.html में, उसमें मैंने ऑडियो फाइल बनाया था और वीडियो फाइल बनाया था, बट मैंने फाइल का नाम नहीं दिया था। तो आपको क्या करना है, एक फाइल आपको इसी फोल्डर में रखना है जहाँ पर आप कोडिंग कर रहे हो, और उस फाइल का नाम इधर देना है MP3 MP4 का, और इसको रन करके देखना है, ठीक है, कि क्या क्या ऑप्शंस आते हैं। फॉरवर्ड आएगा, फॉरवर्ड बटन आएगा, बैकवर्ड बटन आएगा, स्टॉप बटन आएगा, पोस्ट बटन आएगा, डाउनलोड बटन, डाउनलोड का भी ऑप्शन होगा, ठीक है, ये देखना है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कोई नेट पे जैसे मैंने फॉर्म आपको दिखाया था, फॉर्म इन HTML, तो बहुत सारे फॉर्म्स आपके सामने आ गए थे और मैंने एक एक फॉर्म लेके मैंने आपको समझाया, ठीक है। इसी तरीके से आप कोई सिंपल सा भी स्टाइलिश वाला तो लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई सिंपल फॉर्म चूज कर लो। जैसे कि ये देखो एक फॉर्म हो गया, तो आपको ये बनाना है, समझो ये टारगेट है कि ये फॉर्म आपको बनाना है, ठीक है। तो मैं इसको रख लेता हूँ शेयर करने के लिए, इसको कॉपी इमेज कर लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको बनाना रहेगा, ठीक है। ये फॉर्म, ठीक है, ये फॉर्म आपको बनाना है। उसके अलावा जैसे कि टेबल भी हमने देखा, तो टेबल भी बनाते हैं, टेबल इन HTML। तो एक टेबल ले लेते हैं, टेबल इन HTML, और HTML का एक टेबल देखते हैं कौन सा टेबल दे आपको बनाने के लिए। आई थिंक सो देखते हैं, अच्छा ये वाला कैसे रहेगा, थोड़ा दिमाग लगेगा इसमें बनाने में, बट मज़ा आएगा करने में। अच्छा, चलो ये वाला टेबल देते हैं, ये थोड़ा डिफिकल्ट नहीं है। कौन सा अभी सामने आया था टेबल जो मैं दे सकता हूँ, नीचे कोई टेबल देखते हैं थोड़ा सा। हाँ ये टेबल, चलो ये टेबल दे दिया तुमने, ठीक है। ये टेबल पकड़ लो अभी फ़िलहाल के लिए, कल आओगे दिखाओगे तो बाद में और दे देंगे। तो इसको टारगेट ले लो, ये इस तरीके का टेबल आपको डिज़ाइन करना है। तो जो आपने सीखा आज वही कल आपको करके आना है, ठीक है। तो मैंने आपको एक फॉर्म बनाने को दिया हूँ, एक टेबल बनाने को दिया हूँ, साथ में जो ऑडियो वीडियो का जो सेक्शन था जो रिमेनिंग रह गया, मतलब मैंने कोई फाइल डाल के नहीं दिखाया, वो आपको करना है, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे को लिंक्डइन पे पूछ सकते हो, मैंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल आपको दिखाया था, ठीक है। आप लिंक्डइन पे जाके टाइप करोगे टेक सूरज सानी, तो आपको मैं मिल जाऊँगा, ठीक है। तो आया हो आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, और आगे भी हम लोग साथ में और काफ़ी कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो आज का सेशन इधर एंड करते हैं, बाय।